जो कि केवल मुंबई शहर का ही नहीं पूरी दुनिया का बेताज बादशाह है। वह पूरी दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन और साथ में अंडरवर्ल्ड का डॉन भी है। उससे दुनिया का हर एक इंसान डरता है, उसके सामने हर कोई डर से कांपता रहता है। वह दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन और दोस्तों के लिए सबसे अच्छा दोस्त है, ऐसा मानना है हमारी कहानी की हीरोइन का, जो हमारे हीरो को बस एक बार फोटो में ही देखकर अपना दिल हार बैठी और धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ जानते जानते उसे अपना सब कुछ मान लिया। वहीं दुनिया वाले उसे एक हार्टलेस पत्थर दिल इंसान मानते हैं जो किसी पर भी रहम नहीं करता और किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। मुंबई शहर, होटल रेडिशन। रिया यार, तेरी शादी तय होने की खुशी में जो तूने पार्टी दी है कमाल की पार्टी है यार, सच में मजा आ गया। मानवी ने दिया की तारीफ करते हुए उससे कहा। वो सब तो ठीक है पर यह अदिति और काको कहाँ रह गए यार? रिया ने मानवी से अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछा। हाँ यार, मुझे भी वह दोनों कहीं नहीं दिख रही। कॉलेज के सारे फ्रेंड तो आए हैं पर ये दोनों हमेशा ना जाने कहाँ गायब रहती हैं। मानवी रिया के पूछने पर उससे मुंह बनाकर बोली, चल यार, वह दोनों जरूर लास्ट में आएंगे, आखिर वह दोनों है ही हमारे कॉलेज की शान और हमारी जान। रिया ने मानवी को समझाते हुए उससे कहा। हाँ यार, यह बात तो तूने बिल्कुल सही कहा, उन दोनों के बिना लाइफ में कोई मजा नहीं है। मानवी ने खुश होकर रिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए उससे कहा। अचानक पार्टी हॉल में बिल्कुल शांति हो गई और सभी की नज़रें एंट्रेंस पर जाकर ठहर गई। एंट्रेंस से आती हुई खूबसूरत अप्सराओं को देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी हॉल में एक म्यूजिक स्टार्ट हुआ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दीवाना हर दिल हो गया, संभालो खुद को जरा, बेचारों की जीना मुश्किल हो गया। दो लड़कियां जो कि दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, वो दोनों अंदर हाल में आए और गाने की धुन पर दोनों साथ में डांस करने लगी। दोनों का डांस बहुत ही अच्छा था, जिसे लोग आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। दोनों लड़कियां हाल में मौजूद सभी लोगों के आसपास जाकर गोल गोल घूमकर डांस कर रही थी। कभी दोनों हाल में रखे चेयर के ऊपर चढ़कर डांस करने लगती है तो कभी एक दूसरे के पीछे छुपकर। दोनों ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहने हुए थे। एक ने ब्लू कलर की ऑफ शोल्डर गाउन पहनी थी तो दूसरे ने मैरून कलर की ऑफ शोल्डर गाउन। दोनों के गाउन में कमर की साइड नेट लगा हुआ था, जिसमें से उनकी गोरी पतली कमर साफ झलक रहे थे, जिसे देखकर वहां हाल में मौजूद सारे कॉलेज के लड़के अपने दिल के पास अपना एक हाथ रख उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों लड़कियां बहुत ही ग्रेसफुली डांस कर रही थी। दोनों के कमर बहुत ही अच्छी तरह से मटक रहे थे। इस समय उन्हें जो भी देखता सभी घायल हो जाते। इस समय दोनों ही भला की खूबसूरत लग रही थी। सॉन्ग खत्म हो गया और वह दोनों लड़कियां शांति से एक जगह पर खड़ी हो गई, पर सभी की नज़रें अभी भी उन पर ही टिकी हुई थी। सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सभी उन लड़कियों को इसी तरह हमेशा डांस करते हुए बस देखना चाह रहे हो। वह दोनों लड़कियां खुशी से एक दूसरे के गले लग गई और अपने लंबे बालों को जो कि उनके कमर तक आ रहे थे उन्हें पीछे की तरफ झटक कर मुस्कुराते हुए एक साथ अपने दोस्तों के पास जाने लगी। आप सभी तो समझ ही गए होंगे ये दो लड़कियां कौन है। दोनों लड़कियों का नाम काको और अदिति है। जी हाँ, इन दोनों लड़कियां में से एक हमारी स्टोरी की हीरोइन है और दूसरी उसकी बेस्ट फ्रेंड। बहुत ही जल्द आप लोगों को उनके बारे में सब कुछ पता चलेगा। हाल में मौजूद सभी लोग उन दोनों लड़कियों की खूबसूरती, उनके डांस और उनकी अदाओं के दीवाने हो गए थे। वह दोनों और कोई नहीं, हमारी हीरोइन काको और उसके बेस्ट फ्रेंड आदिति हैं, जिनके दीवाने कॉलेज की हर लड़के हैं। इस कारण कॉलेज की बाकी लड़कियां इन दोनों से जलती है, लेकिन इन दोनों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को जो करना होता है वह ये हर हाल में करती है। दोनों की नीली और भूरी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना देती है। वह दोनों लड़कियां सभी को इग्नोर कर वहां से दौड़ते हुए अपनी फ्रेंड मानवी और रिया से मिलने के लिए चली जाती है। मानवी और रिया भी अपने दोनों फ्रेंड का कब से इंतजार कर रही थी और उनकी धमाकेदार एंट्री देखकर दोनों बहुत खुश हो गई और वो दोनों उन दोनों के खुशी से गले लग गई। यार, यह पार्टी मैंने मेरी शादी के फिक्स होने की खुशी में पर दी थी, लेकिन सारी हाईलाइट तो तुम दोनों ले गई। अब तो मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा, सबकी नज़रें तो बस तुम दोनों पर ही टिकी है। दिस इज़ नॉट फेयर यार, रिया ने नकली गुस्सा दिखाते हुए काको और अदिति की तरफ देखकर कहा। हाँ यार, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, दिस इज़ नॉट फेयर, कम से कम मुझे भी तो अपने साथ शामिल कर लेती। मानवी काको और आदिति दोनों की तरफ देखकर मुंह बनाकर कहा। ओहो यार, अब तो तेरी शादी फिक्स हो गई है तो अब तुझे किसी और के नज़रों में आने की क्या ज़रूरत है। तू अपने वाले की नज़रों में ही बसी रह, समझी। और यह हम दोनों की तरफ से तुम्हारी शादी फिक्स होने की खुशी में एक सरप्राइज था। काको ने रिया के कंधे पर एक साइड से अपना एक हाथ रखते हुए उससे कहा। हाँ यार, तुझे तो तेरा हीरो मिल गया है, अब हमें भी अपने हीरो से मिलने दे। आदिति ने रिया के कंधे के दूसरे साइड पर अपना एक हाथ रखते हुए उससे कहा। अच्छा जी, इसका तो समझ आता है कि इसकी शादी फिक्स हो गई है, पर मेरा क्या, मेरी तो अभी नहीं हुई। मुझे तो अपने साथ ले सकती थी। तुम लोग जाओ, अब मैं तुम लोगों से बात ही नहीं करूंगी।
मानवी झूठा गुस्सा दिखाते हुए काकू और अदिति की तरफ देखकर कहा, फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। अले अले मेरा प्यारा बच्चा नाराज हो गया क्या? अच्छा रुक, अभी मैं मनाती हूँ तुझे। काकू ने बच्चों जैसे मानवी को मनाते हुए उससे कहा। फिर उसके पेट के दोनों साइड अपने दोनों हाथों से गुदगुदी करने लगी। काकू को देख अदिति भी मानवी को गुदगुदी करने लगी। हा 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 हा, नहीं यार बस कर मेरी माँ, अब और नहीं, अब मैं बिल्कुल भी तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, छोड़ दे मुझे, बस कर यार। मानवी काकू और अदिति को रोकते हुए जोर जोर से हंसकर कहा। फिर काकुन और अदिति मानवी को छोड़ देती हैं। उसके बाद चारों फ्रेंड मिलकर बातें करने लगती हैं। कुछ देर बाद वह चारों फ्रेंड एक साथ काउंटर पर जाती है और अपने अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करती हैं। सिर्फ काकुन अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेती है क्योंकि वह ड्रिंक नहीं करती, लेकिन बाकी सभी थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेती है। रिया उससे बहुत बार बोलती हैं कि मेरी शादी की खुशी में आज तो थोड़ा बहुत ड्रिंक कर ले, लेकिन काकुन नहीं मानती और चुपचाप अपना सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। वही उस हाल में मौजूद कुछ दूर कर खड़े दो लड़के एकटक काकुन और अदिति को ही देखे जा रहे थे। उन दोनों के आंखों में आज काकुन और अदिति के लिए हवस की भावना साफ दिखाई दे रही थी। ये दोनों लड़के कॉलेज के ट्रस्टी के बिगड़ेल बेटे मयंक और विवेक है। दोनों ही कॉलेज में अपने गलत कारनामों के कारण बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये दोनों कॉलेज की बहुत सी लड़कियों के साथ टाइम पास कर चुके हैं। इन दोनों ने कई बार काकू और अदिति को पटाने की भी कोशिश की, लेकिन वह उसमें नाकाम रहे। पर आज उन्हें अपने लिए एक सुनहरा मौका दिखाई दे रहा था। आज रात वह ऐसा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। हाय यार, आज ये दोनों तो लगता है जान लेकर ही मानेंगी। क्या गजब की बला की खूबसूरत लग रही हैं दोनों। मयंक काकू और अदिति की तरफ देखते हुए अपने दिल पर एक हाथ रख विवेक से बोला। हाँ भाई, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज तो इन दोनों की खूबसूरती बहुत ही कातिलाना लग रही है, विवेक ने मयंक का साथ देते हुए उससे कहा। फिर उन दोनों ने कुछ सोचकर एक वेटर को अपने पास बुलाया और उस वेटर को 2 ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर सामने खड़ी काकू और अदिति की तरफ इशारा कर उन्हें देने के लिए कहा। इसमें एक सॉफ्टवेयर था और दूसरा अल्कोहल। फिर इस काम को करने के लिए उन दोनों ने वेटर को बहुत सारे पैसे दिए। वह वेटर भी बहुत गरीब था, उसे लगा कि कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसकी हेल्प हो जाएगी, इसलिए वह पैसे के लालच में आकर उन दोनों की बात मान गया। फिर उन दोनों ने जैसा कहा उस वेटर ने वैसा ही किया और सीधे काकू और अदिति के पास जाकर उन्हें वो ड्रिंक दे दिया। काकुल और अदिति ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुश होकर उस वेटर के हाथ से ड्रिंक ले लिए। तभी वहां मानवी और रिया उन दोनों को डांस फ्लोर पर बुलाने के लिए आ गई। उन दोनों के जल्दी करने से काकू और अदिति ने एक ही घूंट में पूरा ड्रिंक खत्म कर दिया। फिर रिया और मानवी के साथ दोनों डांस फ्लोर पर जाने के लिए मान गई। वही दूर खड़े मयंक और विवेक एकटक काकू और अदिति की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही उन दोनों ने देखा कि काकू और अदिति ने वह ड्रिंक पी लिया है तो उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। अब आगे वही दूर खड़े मयंक और विवेक एकटक काकू और अदिति की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही उन दोनों ने देखा कि काकू और अदिति ने वह ड्रिंक पी लिया तो उन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही काकू और अदिति अपने ड्रिंक खत्म करती हैं, तभी उनके पास मानवी और रिया आ जाती हैं और वह दोनों काकू और अदिति दोनों को डांस फ्लोर पर चलने के लिए कहने लगती है। काकू और अदिति दोनों ही ड्रिंक करने के बाद मानवी और रिया के कहने पर उनके साथ डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए चली जाती है। अदिति जो कि पहले से ही ड्रिंक हैंडल अच्छे से कर सकती थी तो उसे जल्दी कुछ पता नहीं चला। वह डांस फ्लोर पर सबके साथ खुशी खुशी डांस करती रही। लेकिन काकू जो कि कभी ड्रिंक नहीं करती थी, उसे थोड़ी ही देर बाद अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह तुरंत अपनी सभी दोस्तों को वॉशरूम जाने के लिए बोलकर बाहर की तरफ चली गई। वही होटल रेडिसन के एक बड़े से रूम में कुछ अलग ही माहौल था। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 32 साल का होगा, वह उस बड़े से रूम में रखे सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके बगल में दोनों साइड दो लोग खड़े थे। ये जो लोग खड़े थे वह उस लड़के के दोस्त थे। उस आदमी का नाम है कबीर रानावत, जो कि इस पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक हार्टलेस माफिया है। दुनिया के सामने दिखाने के लिए वह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी एम्पायर है, पर सभी को पता है कि वह एक माफिया भी है। कबीर दिखने में जितना हैंडसम और अट्रैक्टिव है, उतना ही वह स्वभाव से खतरनाक और पत्थर दिल इंसान है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वह सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। उसका जब जो मन करता है वही करता है। 6.1 हाइट, गेहुआ रंग, हल्के ग्रीनिश आंखें जो कि काफी गहरी हैं। कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए और उन गहरी आंखों में डूब जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी तरफ आंखें उठाकर देख सके। उसे लड़कियों से सख्त नफरत है। वह किसी भी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं देता। कबीर अपने कोल्ड वॉइस में मीटिंग इज ओवर,
वहां पर मौजूद सभी लोग जिनकी सांसें अभी तक अटकी हुई थी कि कहीं उनके सामने बैठे इंसान को कोई बात बुरा ना लग जाए, मीटिंग इज ओवर शब्द सुनकर उन सब की सांस में सांस आए। फिर कबीर उस रूम से बाहर आकर दूसरे रूम में शावर लेने के लिए चला गया और वहां मौजूद बाकी सभी एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखे, फिर वो सब भी तुरंत वहां से बाहर चले गए। इधर काको का सिर भारी होने लगा था, इसलिए वह वॉशरूम ढूंढते हुए वीआईपी एरिया की तरफ गलती से चली जाती है। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, अब उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वही विवेक काको का पीछा करते हुए वॉशरूम की तरफ गया, लेकिन उसे काको वहां कहीं नहीं दिखी। उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। वह गुस्से से इधर उधर सभी जगह का काको को ढूंढने लगा। इधर काकुन वीआईपी एरिया में पहुंचकर वहां पर बने एक रूम की तरफ बढ़ने लगी। काकुन के ऊपर ड्रग्स का असर पूरी तरह हावी होने लगा था, जिस कारण वह एक रूम के सामने आकर लड़खड़ाने लगती है और बिना कुछ सोचे समझे उस रूम में चली जाती है। वह रूम बहुत ही बड़ा और बहुत लग्जरियस था। वहां सब कुछ काफी महंगे और एंटीक सामान रखे हुए थे। उस वक्त उस बड़े से रूम में कोई नहीं था और रूम में हल्की हल्की सी डिम लाइट जल रही थी। तभी उस रूम में बने वॉशरूम का डोर ओपन होता है और एक लंबा चौड़ा पर्सनैलिटी वाला इंसान बाहर आता है। वह इंसान कोई और नहीं कबीर राणावत होता है। इस वक्त कबीर ने सिर्फ एक टावल अपने कमर से पहन रखा था और उसकी ऊपरी बॉडी नेकेड थी। उसने अभी शावर लिया था। शावर लेने के कारण पानी जी कुछ बूंदे उसके बालों से होते हुए उसके शरीर पर टपक रहे थे। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे ऐसे देखकर तो कोई भी लड़की उस पर पूरी तरह से लट्टू हो जाए और उसे अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक चली जाए। कबीर ने जब अपने रूम में किसी लड़की को देखा तो उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। वह काको को बड़ी ही अजीब नजरों से घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त हल्के गुस्से के भाव दिखाई दे रहे थे, जो कि समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। जब भी कोई लड़की कबीर के पास आने की कोशिश करती थी तो कबीर उसे जान से मरवा देता था। इस कारण आज कबीर किसी लड़की को अपने रूम में देखकर गुस्से से लाल हो गया। अभी कबीर रूम में अंधेरा होने के कारण काको के चेहरे को ठीक से देख नहीं पाया था। कबीर धीरे धीरे चलते हुए काको के बिल्कुल करीब आ गया। रूम के डिम लाइट में अब कबीर काको के सुंदर चेहरे को देख पा रहा था। उसकी नजरें एक पल के लिए काको की दूध जैसे गोरे सुंदर चेहरे पर ही टिक गई। काको की सुंदरता ही ऐसी थी कि कोई उसे देखे तो बस देखता ही रह जाए। कबीर जिसे बहुत सी लड़कियों ने अपनी सुंदरता और अपने सुंदर फिगर को दिखाकर उसे रिझाना चाहा, मगर कबीर को कभी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। इसके बदले उसे उन सब पर और गुस्सा आ जाता और गुस्सा के कारण वह लड़कियों का बहुत बुरा हाल करता। लेकिन आज काकुन को देखकर एक पल के लिए कबीर का दिल भी डगमगा गया। एक पल में ही कबीर आज काकुन के सुंदर चेहरे में कहीं खो सा गया। काकुन की गहरी नीली आंखें कबीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आज पहली बार कबीर को किसी लड़की को देखकर अपने अंदर एक आग सा महसूस हो रहा था। उसे अपने अंदर एक हलचल सी महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बस काकुन को ही निहारे जा रहे थे। आज उसे काकुन को पाने के लिए अपने अंदर एक डिजायर सा महसूस हो रहा था। वही काको जिस पर नशे का असर पूरी तरह से होने लगा था। जिस कारण उसकी आंखें हल्की हल्की बंद होने लगी थी, लेकिन वह बार बार अपने पलके झपकाकर अपने सामने खड़े हैंडसम मैन की तरफ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वही काकुन का बार बार इस तरह से पलके झपकाकर देखना कबीर को और बेकाबू कर रहा था। इस तरह से काकुन कबीर को और भी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। तभी अचानक काकुन ने कुछ ऐसा किया जिससे कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रह सका। कबीर काको के सामने खड़ा होकर बिना किसी भाव के काको के चेहरे को लगातार घूरे जा रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में वह गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि उसकी जगह कुछ और ही नजर आ रहा था, जिसे बता पाना बहुत ही मुश्किल था। वही काको अपने सामने खड़े किसी हैंडसम मैन को बार बार अपनी पलकें झपका के उसे देखने की कोशिश कर रही थी। काकुन पर अब नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था। वह अपने सामने खड़े हैंडसम मैन को देखकर जल्दी से उसके करीब जाकर तुरंत उसके गले लग जाती है। काकुन के ऐसे अचानक गले लगने से कबीर अपनी जगह पर जम सा गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन काकुन के ऐसे गले लगने से कबीर को अपने अंदर कुछ अलग सा ही एहसास हुआ। अब उसे अपने पूरे शरीर में हलचल सी होने लगी थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और तुम बड़े ठंडे हो वाव, जिससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काको कबीर के गले लगे हुए ही उसके कानों में अपने मधुर आवाज में बोली। फिर अपने हाथों को कबीर के खुले सीने पर फिराने लगी।
क्योंकि कबीर अभी ही शावर लेकर आया था तो काकू को कबीर जी बॉडी बहुत ही ठंडी लग रही थी, इसलिए वह बार बार कबीर के सीने पर और उसकी पीठ पर अपने हाथ चला रही थी। और यह सब करते हुए काकू अपने कपड़े को खोलने की कोशिश करने लगी। कबीर समझ जाता है कि काकू को ड्रग दिया गया है, लेकिन काकू के ऐसे बार बार टच करने से कबीर को अपने अंदर धीरे धीरे गर्माहट पैदा होने लगी थी। अभी कबीर खुद को शांत रखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी काकू अचानक कबीर के सीने से थोड़ा सा दूर हुई और तुरंत ही कबीर के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। फिर कबीर को किस करने लगती है। कबीर तो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। अचानक कबीर के हाथ काकू के कमर की तरफ बढ़ते हैं और वह उसे उसके कमर से कसकर पकड़ लेता है। हालांकि काकू को किस करने नहीं आता था तो वह किसी छोटे बच्चे की तरह कबीर के होठों को चूम रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद काकू कबीर के होठों से अपने होठों को दूर करती है और से लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। पर शायद काकू को यह नहीं पता था कि उसने किस करके कबीर के अंदर सोए हुए दानव को जगा दिया था। कबीर काकू को लंबी लंबी सांसें लेते हुए बड़े ही गौर से देख रहा था। लंबी लंबी सांसें लेते समय काकू की चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसे देखकर कबीर के शरीर के अंदर की गर्माहट समय के साथ साथ और बढ़ता ही जा रहा था। कबीर उसी तरह काकू को उसके कमर से पकड़े हुए रूम के डोर के पास जाता है और डोर को अंदर से लॉक कर देता है। काकू जिसे बहुत गर्मी लग रही थी, वह बार बार अपने कपड़े खोलने की नाकाम कोशिश में लगी हुई थी। कबीर तुरंत काकू के कमर को पकड़कर खुद के बेहद करीब कर लेता है। बेबी, शायद तुम्हें अच्छे से किस करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कबीर काकू के कानों के पास अपने होठों को ले जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बड़े ही सेडक्टिव वॉइस में उससे कहा। ये कहकर कबीर तुरंत काकू के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। कबीर के ऐसे किस करने पर काकू को बहुत ही ठंडक महसूस हो रही थी। फिर काकू भी कबीर को किस करने लगती है। कबीर और काकू दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही पैशनेटली किस करने लगते हैं। कबीर को काकू के होंठ बहुत ही मुलायम किसी गुलाब की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे। काकू के होठों की खुशबू कबीर को मदहोश कर रही थी, जिस कारण कबीर काकू के होठों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। वो काकू के होठों को बहुत ही शिद्दत से चूम रहा था। इस वक्त दोनों की ही आंखें बंद थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों अपनी आंखें बंद कर एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। करीब 20 मिनट बाद कबीर को जब यह एहसास हुआ कि काकू को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो कबीर को ना चाहते हुए भी मजबूरी में काकू उनके होठों को छोड़ना पड़ा। इतनी लंबी किस के कारण काकू के होठ पूरे लाल हो गए थे और थोड़े बहुत सूज भी गए थे। कबीर काकू के लाल होठों पर अपने अंगूठे से धीरे धीरे रब करता है। काकू अभी भी लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश में लगी हुई थी। एक बार फिर से कबीर की नजरें काकुन के लंबी लंबी सांसें लेने के कारण उसके ऊपर नीचे हो रहे चेस्ट पर चली जाती है और कबीर खुद पर से अपना कंट्रोल खोकर काकुन के गालों पर किस करने लगा। धीरे धीरे वह काकुन के नेक पर फिर उसके कॉलर बोन पर बेतहाशा चूमने लगा। काकुन को पीछे की तरफ करके उसके ड्रेस को खोलने में काकुन की हेल्प करने लगा। काकू तो कबीर की एक टच को खुद पर महसूस कर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगी। कबीर ने धीरे धीरे काकू के ड्रेस को पूरी तरह से उतार दिया। कबीर के सामने अब काकू की पूरी परफेक्ट खूबसूरत बॉडी बिल्कुल नेकेड हो चुकी थी। उसका खूबसूरत बदन जैसे उसे भगवान ने बहुत ही फुर्सत से बनाया हो। काकू की स्किन एकदम दूध जैसी गोरी और मखमल जैसी मुलायम थी। अगर उसे हल्का सा भी कोई टच करे तो वहां लाल हो जाता था। कबीर अब काकू की पीठ पर अपने होंठ चलाने लगा। वह काकू के पूरी खुली पीठ पर बस लगातार चूमे जा रहा था और उन पर अपने लव बाइट छोड़ने लगा। फिर अचानक कबीर काकू को अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेकर चला गया। कबीर ने भी थोड़ा ड्रिंक किया था तो अब उस पर भी नशा हावी हो गया था। कबीर काकुन को ले जाकर बेड पर लिटाया, फिर तुरंत खुद उसके ऊपर आ गया। कबीर एक बार फिर से काकुन की होठों पर अपने होंठ रख उसे बहुत ही पैशनेट किस करने लगा। काकुन भी कबीर का पूरा पूरा साथ दे रही थी। कबीर फिर काकुन के होठों से होते हुए उसके गले, गर्दन और कॉलर बोन पर अपने होंठ रख उससे बहुत ही शिद्दत से चूमने लगा और उन सभी जगह पर अपने लव बाइट्स बनाने लगा। कबीर अब पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। उसका अब खुद पर शक कंट्रोल पूरी तरह से खो गया था। कबीर अब धीरे धीरे नीचे की तरफ मरते हुए कार्टन के चेस्ट पर अपने होंठ रख वहां चूमने लगा और साथ ही साथ कबीर काकू के चेस्ट को सक कर रहा था। ऐसा करने से काकुश के मुंह से एक आह सुनते ही कबीर और ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और फिर वह धीरे धीरे उसके पेट, कमर सभी जगह अपने होंठ रख चूमने लगा। अचानक से कबीर ने अपने ऊपर से टॉवल को हटाया। बेबी, क्या यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? कबीर अपने होठों को काकू के कान के पास है जाकर वही प्यार से उससे पूछा। तकुन, जिसकी आंखों में हल्की नमी थी, उसने बस धी से अपनी गर्दन था में हिला दी। काकू के मुंह से हाँ सुनकर कबीर को अपने अंदर बहुत खुशी हुई। उसके अंदर एक्साइटमेंट और बढ़ गया।
तो बेबी तुम्हें शुरू में थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में तुम्हें भी सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, कबीर वापस से काकुन के कानों में प्यार से बोला। ये बोलते ही कबीर ने एक झटके में काकुन के अंदर प्रवेश किया। काकुन के मुंह से चीख निकलती उससे पहले ही कबीर काकुन की होठों पर अपने होंठ रख उसकी चीख को अंदर ही दबा दिए। काकुन की आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे। धीरे धीरे कबीर की स्पीड बढ़ती गई और अब धीरे धीरे काकुन भी मदहोश होने लगी। उसके हाथ कब कबीर के बालों पर चलने लगे। दोनों सुबह के 4 बजे तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहे। दोनों के पूरे शरीर पसीने से लथपथ थे। फिर दोनों ही थक कर एक दूसरे की बाहों में अपनी बाहें डाल सो गए। अब आगे सुबह 11:30 बजे रूम के विंडो से छन कर आती हुई सूरज की किरणें जब काको के सुंदर चेहरे पर पड़ी तो उसने धीरे धीरे कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। एक पल के लिए वह अपनी आंखें हल्की सी खोली। फिर सूरज की तेज रोशनी के कारण तुरंत काको ने अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखों को एक झटके में खोली। उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह अपने सिर को एक हाथ से पकड़ लेती है, तभी उसकी नज़र रूम में चारों तरफ जाती है। खुद को किसी अनजान जगह पाकर काको चौंक गई। उसे अब अजीब सी घबराहट होने लगी। वह अपने बगल में देखी तो वहां बेड पर कोई नहीं था। वह जल्दी से उठकर बैठी, तभी उसे अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द का एहसास हुआ, खासकर अपने निचले हिस्से में। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया हो गया हो। तभी काको की नज़र अपने ऊपर गई। वह एक वाइट कलर की चादर में लिपटी थी। उसने धीरे से चादर को हटाकर खुद को देखा तो हैरान रह गई। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर धीरे धीरे काको कल रात का सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी कि वह सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद अपने दोस्तों के साथ डांस करने गई। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह अपने दोस्तों को वॉशरूम के लिए कहकर वहां से सीधे वॉशरूम की ओर निकल गई। उसके बाद का काकुन को कुछ धुंधला सा याद आ रहा था। वह वॉशरूम की तरफ जाने के बजाय गलती से किसी के रूम में चली गई। वहां रूम में उसे एक हैंडसम मैन दिखाई दिया, पर उसे उस हैंडसम मैन का चेहरा याद नहीं आ रहा था कि फिर उसके बाद क्या हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये सब सोचकर काकुन की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। फिर वह खुद को मजबूत की और धीरे से चादर को अपने शरीर पर लपेटकर बेड से नीचे उतरी। फिर नीचे गिरे अपने कपड़े को लिया और सीधे वॉशरूम में चली गई। काको वॉशरूम में जाकर जल्दी से अपने कपड़े पहने, फिर जल्दी से वॉशरूम से बाहर रूम में आए। उसने एक नज़र रूम में सभी जगह देखा। वह सब कुछ सोचकर दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर काको जल्दी से रूम के डोर को खोली और तुरंत रूम से बाहर चली गई। काको के रूम से बाहर जाने के 10 मिनट बाद ही कबीर रूम में आया। वह दूसरे रूम में फ़ोन पर किसी से कुछ जरूरी बात करने के लिए चला गया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं काको की नींद ना टूट जाए। वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये बात कितनी आश्चर्य वाली थी कि जिस कबीर राणावत को कभी अपने अलावा किसी की चिंता नहीं हुई, लेकिन आज वह सोती हुई काको को डिस्टर्ब तक नहीं करना चाह रहा था। लेकिन उसे कहा पता था कि जब वह वापस रूम में आएगा तो काको उसे रूम में कहीं नहीं मिलेगी। ये लड़की कहाँ चली गई? कबीर रूम में सभी जगह काकुन को ढूंढते हुए खुद से बोला। फिर वह वॉशरूम में जाकर चेक किया कि शायद काकुन वहां हो, लेकिन काकुन उसे वहां भी नहीं मिली। वह जल्दी से रूम में आया तो उसे रूम में काकुन के कपड़े भी नहीं मिले, तो उसे कंफर्म हो गया कि काकुन जा चुकी है। कबीर को अब बहुत तेज गुस्सा आने लगा। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपना मोबाइल लिया। कल रात मेरे रूम में जो लड़की थी, उस लड़की की सारी डिटेल मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए। कबीर मोबाइल से अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल मिलाकर उससे अपने रौबदार आवाज में कहा। फिर बिना राहुल की बात सुने तुरंत कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ कबीर का असिस्टेंट राहुल अभी भी सदमे में था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं हुआ कि अभी अभी उसने क्या सुना। कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है, लेकिन अपने बॉस से दोबारा पूछने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने खुद को शांत किया। क्या कल रात में बॉस के रूम में कोई लड़की चली गई थी? जरूर उस लड़की ने बॉस को गुस्सा दिला दिया होगा। उसने ऐसा काम किया होगा जिससे खुद बॉस को बहुत को गुस्सा आ गया और अब बस उस लड़की को सबक सिखाने वाले होंगे। कबीर का असिस्टेंट राहुल खुद में ही बड़बड़ाया। कबीर होटल रूम के ग्लास विंडो के बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। ये तो कोई नहीं बता सकता था कि वह अभी क्या सोच रहा है। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन थे। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बेबी, ऐसे बिना बताए यहाँ से चली गई। अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। कबीर विंडो के बाहर देखते हुए एक खतरनाक स्माइल के साथ खुद में कहा। अगर इस वक्त कोई उसे स्माइल करता हुआ देखे तो उसे डर के कारण हार्ट अटैक ही आ जाए। अब आगे कबीर जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए तुरंत निकल जाता है। वह अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसके केबिन के बाहर किसी ने नॉक किया। कम इन, कबीर ने अपने एरोगेंट वॉइस में कहा।
कबीर के ऐसे कहते ही रूम में उसका असिस्टेंट राहुल आया और सबसे पहले उसने कबीर को ग्रीट किया। फिर एक फाइल कबीर के डेस्क पर उसके सामने रख दिया। फाइल को एक नज़र देख कबीर अपनी नज़रों को राहुल की तरफ किया जैसे वह उसे सब बताने के लिए कह रहा हो। कबीर के नज़रों को देख राहुल सब समझ गया। बॉस, कल रात जो लड़की आपके साथ थी, उस लड़की का नाम। अभी राहुल इतना ही बोल पाया था कि तभी कबीर ने अपने एक हाथ को उसकी तरफ दिखाकर उसे चुप करा दिया। कबीर के ऐसे अचानक चुप कराने से राहुल थोड़ा डर गया। फिर वह डरते हुए अपनी नज़रों को कबीर की तरफ किया तो कबीर उसे अपनी गुस्से से लाल हुए नज़रों से घूर रहा था। अब मैंने ऐसा क्या किया जो ये बॉस मुझे ऐसे अपने खा जाने वाले नज़रों से घूर रहे हैं? राहुल कबीर को घूरता पाकर अपने मन में सोचा। उस लड़की क्या लगा रखा है? वह तुम्हारी यंग मैडम है तो थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ उसके बारे में बताओ। राहुल अभी मन में कुछ सोच ही रहा था कि तभी कबीर की रूड बायस उसके कानों में पड़ी, जिससे वह अपनी सोच से बाहर आया। कबीर की बातें सुन राहुल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे एक जोर का धक्का लगा। उसे ऐसा लगा मानो 440 वोल्ट का किसी ने उसे झटका लगा दिया हो, और इस झटके से वह अभी भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये बॉस ना एक दिन अपनी बातों से ही मेरी जान ले लेंगे। बताओ भला ऐसे कौन एक झटके में इतनी बड़ी बात बताता है? कम से कम एक बार मुझ नन्ही सी जान के बारे में तो सोच लेते, लेकिन नहीं, इन्हें तो मुझे झटके पर झटके देने की आदत हो गई है। जैसे इन्हें ये सब करके बहुत मजा आता है। राहुल हैरानी से अपनी आंखें फाड़े कबीर की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला। अगर मेरे बारे में अपने मन में बोलना हो गया हो तो वापस से टॉपिक पर आएं। कबीर राहुल की अजीब एक्सप्रेशन को देखते हुए उससे अपनी तेज आवाज में कहा। राहुल जल्दी से अपनी सोच से बाहर आया। बॉस, वह यंग मैडम का नाम मिस काकू शर्मा है। वह गोविंदपुर गांव की रहने वाली हैं। उनके परिवार में उनकी मां, उनके सौतेले पिता और एक सौतेली बहन है। मैडम के सौतेले पिता का नाम विक्रम शेखावत है। मिस्टर विक्रम को सिर्फ पैसों की लालच है। उन्हें और उनकी बेटी को मैडम से बहुत ही ज्यादा नफरत है। इस कारण विक्रम जी ने मैडम की शादी गोविंदपुर में रहने वाले एक गुंडे से तय कर दी है। इसके बदले उन्हें उस गुंडे से बहुत पैसे भी मिले। ये सुनते ही कबीर की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। जब राहुल ने कबीर की आंखों की तरफ देखा तो कुछ पल के लिए चुप हो गया। राहुल को चुप देख कबीर ने फिर से उसकी तरफ घूर कर देखा तो राहुल वापस से बोलना स्टार्ट किया। जब मैडम की मां को अपनी बेटी की शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने विक्रम जी से बात करना चाहा, लेकिन विक्रम जी ने उनकी एक नहीं सुनी, उल्टा उन्हें बहुत मारा। मैडम डर के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी तो उनकी मां ने मैडम को शादी की एक रात पहले उन्हें घर से भगा दिया और उन्हें यहाँ मुंबई में उनके पिता के फ्रेंड के घर रहने के लिए कहा। मां के कहने पर मैडम भाग कर यहाँ आ गई और अपने पापा के दोस्त के घर रहने लगी। मैडम पिछले 2 साल से यही मुंबई में अपने पापा के दोस्त के यहाँ रह रही हैं। उनके पापा के दोस्त की बेटी मिस अदिति और मैडम दोनों एक साथ ही रहते और दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ाई करने लगी। वही कॉलेज में मैडम की 2 और लड़कियों से मुलाकात हुई और उनकी फ्रेंडशिप हो गई। उन दोनों का नाम रिया और मानवी है। कल क्या हुआ था यहाँ पर? मुझे कल की सारी डिटेल बताओ। कबीर ने राहुल की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में उससे पूछा। कबीर की बात सुन राहुल एक पल के लिए डर गया। फिर वह एक गहरी सांस लेकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। कल मैडम की फ्रेंड रिया ने अपनी शादी फिक्स होने की खुशी में पार्टी दी थी। उसी के लिए मैडम यहाँ आई थी और मैडम के कॉलेज के 2 लड़कों ने मिलकर मैडम और उनकी फ्रेंड अदिति की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिया था, क्योंकि वह दोनों मैडम का फायदा उठाना चाह रहे थे, पर शायद मैडम गलती से आपके रूम में आ गई। राहुल ने कबीर के सवाल सुन उसे सारी बातें बता दी। कौन थे वह दोनों लड़के? उन दोनों लड़कों के बारे में मुझे सब बताओ। कबीर ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने दांत पीसते हुए राहुल से बोला। उसे ये सोचकर ही इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर काकू गलती से उसके रूम में नहीं आती तो ना जाने कल रात उसके साथ क्या हो जाता। वह दोनों कॉलेज के ट्रस्टी के बेटे हैं, इसी कारण वह दोनों अपनी मनमानी करते हैं और कोई उनका कुछ नहीं कर पाता है। राहुल कबीर की बात सुन उसे तुरंत बताया। कॉलेज का नाम क्या है? कबीर ने अपने रूड वॉइस में कहा। सर, डीएवी कॉलेज। राहुल ने तुरंत कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। तुरंत उस कॉलेज को खरीद लो। कबीर ने तुरंत राहुल की तरफ देखकर कहा और फिर उसे तुरंत केबिन से बाहर जाने के लिए इशारा किया। राहुल अपने बॉस की बात सुन हाँ में सिर हिलाया और तुरंत केबिन से बाहर चला गया। कबीर को सारी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने एक नज़र अपने देश पर रखे फाइल की तरफ देखा, फिर उसे अपने हाथों में ले लिया। उसने धीरे से उस फाइल को खोला। काकू शर्मा स्वीट नेम। कबीर फाइल के पहले पेज पर काकू के लगे फोटो के नीचे लिखे उसके नाम को बहुत ही प्यार से पढ़ते हुए बोला। फिर अपने एक हाथ से काकू की तस्वीर को प्यार से छुआ। तुमने आज तक बहुत तकलीफ सहन किया है, अब उन सभी तकलीफों का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारी लाइफ में आ गया हूँ काकू।
अब मैं उन सभी से एक एक करके बदला लूंगा जिन सब ने मेरी काकू को रुलाया है। कबीर ने काकू की फोटो को बहुत ही प्यार से चूमकर उसकी तरफ देखकर बोला। कबीर को भी खबर नहीं थी कि वह किस कदर काकू के प्यार में डूबता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ काकू होटल रूम से निकल तुरंत कैब बुक कर तुरंत घर पहुंची। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं घर में किसी ने उसे इस तरह इतनी सुबह सुबह बाहर से आते देख ना ले। लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। वह जल्दी से अपने रूम में गई और रूम को अंदर से लॉक कर दी। फिर वह वॉशरूम की तरह भागी और वॉशरूम में शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। यह मुझसे कल रात क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती, अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं अपने प्रिंस से जब मिलूंगी तो कैसे उससे नजरें मिलाऊंगी? वह तो मेरी जिंदगी है, मेरे जीने का सहारा है। अगर वही नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगी। काकू वही फर्श पर बैठे घुटनों में अपने सिर को छुपाए लगातार रोते हुए खुद में बोले जा रही थी। अब आगे कुछ देर बाद काकू वॉशरूम से बाहर आए। अब उसे पहले से बेटर फील हो रहा था, पर वह अभी रूम से बाहर नहीं जाना चाह रही थी, तो वह रूम में ही बेड पर जाकर लेट गई और थोड़ी ही देर बाद उसे नींद आ गई। रात में काकू रूम से बाहर आई और सबके साथ डिनर करके वापस से अपने रूम में चली गई। डिनर करते टाइम वह किसी से कुछ भी बात नहीं की। सबको लगा कि पढ़ाई के कारण थोड़ा परेशान है, इसीलिए किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए। इन एक हफ्तों में काकू बहुत कम बोलने लगी थी, पर अब वो थोड़ा कम उदास रहती। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि अदिति भी काकू की तरह पहले से शांत रहने लगी थी। अब ऐसा क्यों था, यह आप लोगों को आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ कबीर को भी अपने किसी बिजनेस से जुड़े काम के कारण अचानक आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। इस कारण वह काकू से नहीं मिल पाया, जिसके लिए वह बहुत दुखी था। लेकिन वह ये सोच कर गया कि वापस आते ही वह सबसे पहले काकू से मिलेगा। 10 दिन बाद काकू अब थोड़ा हंसने बोलने लगी थी, पर वह अभी भी उस रात को भूल नहीं पाई थी। काकून और आदिति दोनों कॉलेज में रिया और मानवी के साथ अपना लेक्चर अटेंड करके गार्डन में बैठकर बातें कर रही थी। वह सभी मिलकर रिया को उसके मंगेतर का नाम लेकर बार बार चिढ़ा रही थी और बेचारी रिया शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती। अरे यार काकू, ये देख, मैं तेरे लिए एक ऐसी चीज लाई हूँ जिसे देखकर तेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाएगी। मानवी ने काकू की तरफ देखकर बहुत खुशी में उससे कहा। फिर वह अपने बैग में से एक न्यूज़पेपर निकालकर उसे देती है। उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर किसी की बहुत बड़ी फोटो छपी हुई थी। ये देख काकू, तेरे प्रिंस चार्मिंग की फोटो न्यूज़पेपर में छपी है। यार वैसे तो इसकी फोटो डेली पेपर में छपती है, पर आज इसे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है, उसी समय का फोटो छपा हुआ है। मानवी का काकू को न्यूज़पेपर में छपी फोटो को दिखाते हुए बोली। हाय, कितना हैंडसम और डैशिंग लग रहा है ना ये? मानवी काकू को फोटो दिखाते हुए एक्साइटेड होकर बोली। अरे अरे, ऐसे हवस भरी नजरों से मत देख तू उसे। ये तुझे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये सिर्फ हमारी काकुन का है, समझी? रिया ने मानवी के सिर पर एक चपत लगाकर उससे कहा। फिर उसके हाथ से वह पेपर लेकर काकुन को दे दिया। काकुन उस फोटो को देखकर सबके सामने एक नकली मुस्कान दिखाए, फिर चुपचाप उस पेपर को लेकर वहां से चली गई। अरे यार, इसे क्या हुआ है? इस तरह से क्यों चली गई यहाँ से? काकू को चुपचाप वहां से जाते देख रिया सबसे बोली। ओह रिया, तू भी ना उसे अपने प्रिंस चार्मिंग से अकेले में बातें करनी होगी, इसलिए चली गई यहाँ से? मानवी ने रिया से कहा तो रिया भी मुस्कुरा दी। लेकिन आदिति को ना जाने क्यों कुछ सही नहीं लगा। काकू का इस तरह से जाना उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा। दूसरी तरफ काकू उस पेपर को लेकर तुरंत कॉलेज के बाहर की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में थोड़ी नमी थी। वह बार बार खुद को कोस रही थी कि आखिर उससे उस रात ऐसी गलती क्यों हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज वह अपने प्रिंस चार्मिंग की फोटो देखकर कितनी खुश होती, लेकिन आज वह इस फोटो को देखकर थोड़ी उदास थी। वह मन में ये सब सोचते हुए आगे की तरफ चली जा रही थी कि तभी किसी लड़की से उसकी टक्कर होने के कारण उसके हाथ से वह पेपर छूटकर नीचे गिर गया और हवा चलने के कारण वह पेपर उड़कर रोड की दूसरी साइड जाने लगा। काकू जल्दी से उस पेपर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। उस पेपर को पकड़ने के चक्कर में काकू को इतना भी होश नहीं था कि वह रोड के बीच में आ गई है और कभी भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है। काकू रोड पर तेजी से भागकर उस पेपर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक सामने से एक कार आई। जैसे ही उस कार के ड्राइवर ने सामने किसी लड़की को देखा तो उसने अपनी कार की स्पीड कम कर कार रोक दिया, पर तब तक काकू को हल्की सी टक्कर लग गई थी। वह कार काफी महंगी दिखाई दे रहा था। उसमें बैठा लड़का ड्राइवर के अचानक बीच रोड पर कार रोकने से गुस्सा हो गया और वह ड्राइवर की तरफ गुस्से से घूर कर देखने लगा। वो बास कोई लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई, इस कारण कार रोकने पड़े।
ड्राइवर ने उस लड़के के गुस्से से भरी आंखों को देखकर डरते हुए उससे कहा, यू डोंट वरी बॉस, मैं अभी देखता हूँ कि कौन है और जल्दी से रास्ता क्लियर करवाता हूँ। उस लड़के की असिस्टेंट ने अपने बॉस के गुस्से को देखते हुए धीरे से कहा। राहुल, आई हैव नो मोर टाइम, ये सब जल्दी से क्लियर करो। उस लड़के ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहा, फिर अपने मोबाइल में कुछ चेक करने लगा। फिर राहुल जल्दी से गाड़ी से बाहर आया तो सामने एक लड़की रोड पर बैठी हुई थी। उसके हाथों और सिर पर हल्की चोट आई थी। वह लड़की कोई और नहीं, हमारी काकुन थी। लड़की का सिर अभी नीचे झुका हुआ था क्योंकि काकुन अभी भी उस पेपर को नीचे झुककर ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी, जो कि गाड़ी की टायर के नीचे दबा हुआ था, जिस कारण वह राहुल काकुन को नहीं देख पाया। ओ हेलो मिस, अगर मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर ट्राई करो, ऐसे मेरी कार के सामने क्यों आए हो? अब जल्दी से हटो यहाँ से, राहुल ने उस लड़की की तरफ देखकर कहा। राहुल की बात सुनकर काकू को गुस्सा आ गया। वह अपने सिर को ऊपर कर उसकी तरफ घूर कर देखने लगे। राहुल ने जैसे ही काकू को देखा तो वह चौंक गया। ओ हेलो मिस्टर, अगर दुनिया में तुम्हारी गाड़ी आखिरी भी होगी ना तो भी मैं तुम्हारी कार के सामने नहीं आने वाली, मरने के लिए समझे, और मैं मरूंगी क्यों मरे मेरे दुश्मन, काकू ने गुस्से में राहुल की तरफ उंगली दिखाते हुए उससे कहा। जैसे ही कार में बैठे लड़के के कान में किसी लड़की की मधुर आवाज पड़ी तो ना जाने क्यों कुछ अपनापन सा एहसास हुआ। उसकी धड़कनें तेज हो गई। फिर वह खुद को रोक नहीं पाया और कार से बाहर उतर कर देखने लगा। जैसे ही उस लड़के की नज़र काकुन पर पड़ी तो उस लड़के के भाव बिल्कुल चेंज हो गए। जहां अभी उस लड़के के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं अब उस लड़के के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे। अब आगे उस लड़के की नज़र काकू पर पड़ी तो उस लड़के के भाव बिल्कुल चेंज हो गए। जहां अभी उस लड़के के चेहरे पर गुस्सा था, वहीं अब उस लड़के के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव दिखाई देने लगे। मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वह लड़का यानी कि राहुल का बॉस कौन है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हैं, वह कोई और नहीं दुनिया का बेस्ट बिजनेसमैन और माफिया किंग कबीर रानावत है। काकू की नज़र अभी तक कबीर पर नहीं गई थी, वह तो बस राहुल की तरफ गुस्से से घूरते हुए उसे डांटे जा रही थी। राहुल ने अपने बॉस को देख लिया था। वह चुपचाप अपने बॉस के चेहरे की तरफ ही देख रहा था, जो काकू को ही अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। जब काकू ने देखा कि उसके सामने खड़ा लड़का बिल्कुल चुप हो गया है और उसकी नज़र काकू की तरफ ना होकर कहीं और ही है तो काकू को और गुस्सा आने लगा। फिर वो उस लड़के की नज़रों का पीछा करते हुए जब सामने देखी तो भौचक्की सी बस देखती ही रह गई। उसकी नज़रें कबीर पर ही जाकर ठहर गई। कबीर की काली गहरी आंखें किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दें, वही हाल काकू का भी हो गया था। वह खुद को कबीर की आंखों में डूबने से रोक नहीं पाए। ऐसा ही कुछ हाल कबीर का भी था। इतने दिनों बाद काकू को अपने सामने देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत आगे बढ़कर काकू को अपने सीने से लगा लिया। कबीर के अचानक ऐसे करने से काकू के साथ साथ वहां मौजूद बाकी सब भी हैरान थे। वे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कबीर की तरफ ही देख रहे थे। कबीर के ड्राइवर और उसकी असिस्टेंट को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो इंसान कभी भी किसी लड़की को अपने आसपास भटकने तक नहीं देता था, वह आज खुद से ही सबके सामने किसी लड़की को अपने गले से लगाए हुए खड़ा था। काकू को भी कबीर का ऐसा करना थोड़ा अजीब लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेसमैन और माफिया किंग कबीर रानावत में खुद से उसे अपने गले से लगाया था और कबीर इन सबसे बेखबर काकू को अपने गले से लगाए सुकून से खड़ा था। इससे पहले कि अभी वह खुद को संभाल पाती, तभी कबीर तुरंत काकू को उसके कमर से पकड़कर अपने गोद में उठा लिया और फिर उसे सीधे अपने कार के पास लेकर गया। कबीर का ड्राइवर अभी भी अपनी जगह हैरानी से खड़ा था। उसे इस तरह देखकर कबीर ने उसकी तरफ घूर कर देखा। ड्राइवर कबीर के ऐसे घूरने पर डर सा गया और तुरंत आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया। ड्राइवर द्वारा कार की डोर ओपन करते ही कबीर काकू को अपनी गोद में लिए हुए सीधे कार में बैठ जाता है। ड्राइवर भी जल्दी से कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कबीर का असिस्टेंट ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। काकू, जो कबीर को देखने में इतनी खोई हुई थी कि उसे कुछ होश ही नहीं रहता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और जैसे ही ड्राइवर कार स्टार्ट करता है तभी काकू अपने होश में वापस आती हैं और खुद को कबीर के गोद में बैठा हुआ देखकर घबराकर तुरंत कबीर के गोद से उतरने लगती है। लेकिन कबीर काकू को उतरने का मौका नहीं देता। वह उसे उसके कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लेता है। अब काकू और कबीर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों इतने करीब थे कि अगर वह जरा सा भी हिलते तो दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों से टच हो जाते। अगर तुम जरा भी हिली या मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो मैं अभी तुम्हारे होठों को चूम लूंगा, कबीर काकू की तरफ देखते हुए बहुत ही धीरे से उससे कहा। कबीर की बात सुनकर काकू हैरान रह जाती है
और वह अब हिलना डुलना बिल्कुल बंद करके चुपचाप कबीर की गोद में बैठी रहती है। कबीर को काकू का इस तरह से चुपचाप उसकी बात मानकर बैठना बहुत अच्छा लगता है। गुड गर्ल, कबीर काकू की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है। काकू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कबीर राणावत, जो आज तक कभी उससे मिला तक नहीं, आज ऐसे क्यों उसके साथ बिहेव कर रहा है। ये तो मुझे जानते भी नहीं है, फिर क्यों ये सब। काकू बार बार अपने मन में यही सब सोच रही थी। अपने दिमाग के घोड़े को ज़्यादा मत चलाओ वरना थक जाएगा। बहुत जल्द ही सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल तुम्हारा ट्रीटमेंट कराना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कबीर काकू के कानों के पास जाकर बहुत ही धीरे से उससे कहता है। इस आदमी को मेरे मन की बात कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है। काकू कबीर की तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए अपने मन ही मन बोली। मुझे सब पता चल जाता है कि कौन कब क्या सोचता है, इसलिए इतना ज्यादा मत सोचो वरना तुम्हें प्रॉब्लम होगी। कबीर डेविल स्माइल के साथ काकुन की तरफ देखकर कहता है। काकुन कबीर के कहने का मतलब नहीं समझ पाती और अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर चुपचाप बैठी रहती हैं। जैसे ही कबीर देखता है कि काकुन ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली है तो वह तुरंत काकुन के चिन को अपने एक हाथ से पकड़ अपनी तरफ करता है। मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं कि कोई मुझे इस तरह इग्नोर करे, और वह भी वह इंसान जो मेरे पास हो। कबीर हल्की गुस्से के साथ काकुन की तरफ देखकर बोला। काकुन कबीर की आंखों में गुस्सा देखकर डर जाती है। वही आगे वाली सीट पर बैठे ड्राइवर और कबीर का असिस्टेंट दोनों ही रियर व्यू मिरर में ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने कबीर का ये रूप आज तक नहीं देखा था। वह दोनों कई सालों से कबीर के साथ हैं मगर कभी भी कबीर किसी के सामने इस तरह से ओपन नहीं हुआ जिस तरह आज वह ये सब कर रहा था। वह दोनों कभी रियर व्यू मिरर में कबीर को देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ। दोनों के लिए ये समय किसी अजूबे से कम नहीं था। करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने कार कबीर के विला के सामने रोकी। फिर जल्दी से ड्राइवर बाहर आकर कबीर के तरफ का डोर ओपन किया। फिर कबीर काकुन को अपनी गोद में लिए हुए ही कार से बाहर आया और सीधे विला के अंदर चला गया। विला के गेट पर खड़े बहुत से गार्ड ने जब कबीर की बाहों में किसी खूबसूरत लड़की को देखा तो सभी चौंक गए और एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। कबीर उन सभी की तरफ एक नज़र देख उनको घूर कर सीधे विला के अंदर चला गया। विला के अंदर के सारे सर्वेंट भी कबीर की बाहों में किसी लड़की को देख चौंक गए। और सभी अपनी आंखें फाड़े उन दोनों को ही देखने लगे क्योंकि आज तक उन सब ने कभी भी कबीर के पास किसी लड़की को नहीं देखा था। लेकिन आज तो कबीर खुद किसी लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए था। कबीर ने डॉक्टर को पहले ही अपने विला बुला लिया था। कबीर ने एक नज़र डॉक्टर की तरह देखा फिर सबको इग्नोर कर वहां से सीधे काकुन को लेकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। वही हाल में कुछ और लोग भी थे जो आंखें फाड़े कबीर को ही घूर कर देख रहे थे। अब आगे कबीर काकू को अपनी गोद में लिए सीधे अपने रूम में जाता है। फिर उसे वहां के रखे किंग साइज बेड पर आराम से लेटा देता है। जब काकू रूम में चारों तरफ देखती है तो वह रूम बहुत बड़ा था। रूम के एक साइड ग्लास का बड़ा सा विंडो था और उस विंडो के बगल में एक बड़ा सा दरवाजा था। वह दरवाजा भी पूरे ग्लास का था। दरवाजे के दूसरे साइड एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था जो कि रूम से साफ दिखाई दे रहा था। रूम में सामने की तरफ एक बड़ी सी बालकनी थी जो कि दूर से ही बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। काकुन ये सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बहुत ही ध्यान से देख रही थी। कबीर ने काकुन को ये सब देखते हुए पाया तो उसके चेहरे पर ना जाने क्यों एक हल्की से स्माइल आ गई। अभी काकुन ये सब कुछ देख ही रही थी कि तभी रूम में डॉक्टर आए जिसे कबीर ने काकुन को देखने के लिए बुलाया था। डॉक्टर ने जब कबीर की तरफ देखा तो कबीर ने डॉक्टर को काकुन की तरफ देखने का इशारा किया। कबीर का इशारा समझकर डॉक्टर काकुन के पास गया। काकुन जो कि बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर ने काकुन को बहुत ही ध्यान से देखा। काकुन बहुत ही खूबसूरत थी। डॉक्टर कबीर के रूम में यहाँ तक कि उसके बेड पर एक लड़की को इस तरह से बैठा हुआ देखकर हैरान रह गया था। उसे घूरने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया गया है। जिस काम के लिए बुलाया गया है वह काम करो और तुरंत यहाँ से जाओ। कबीर अपने रूड वॉइस में डॉक्टर की तरफ घूर कर देखते हुए उससे कहा। कबीर की इतनी रूड आवाज़ सुनकर डॉक्टर हड़बड़ा गया और फिर जल्दी से वह काकू की चोट की तरफ देखने लगा। रुको, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते, तुम दूर से चेक करोगे। जैसे ही डॉक्टर काकू के चोट को अपने हाथ से छूने वाला था उससे पहले ही कबीर ने तेज आवाज़ में डॉक्टर को रोकते हुए कहा। कबीर की बात सुनकर डॉक्टर और काकू दोनों ही हैरानी से कबीर की तरफ देखने लगे। शैतान का भी कुछ भरोसा नहीं। अब भला मैं चोट को बिना छुए कैसे उसका इलाज कर सकता हूँ। डॉक्टर कबीर की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला। तुम मुझे बताओ कि क्या करना है, मैं सब कुछ करता हूँ, तुम्हें छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर ने डॉक्टर की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज़ में कहा।
उसके बाद डॉक्टर ने जो जो करने को कहा कबीर ने वह सब बड़े ही ध्यान से किया। वह बहुत ही ध्यान से काकुन के एक एक चोट पर दवा लगा रहा था और अगर काकुन को हल्की सी भी दर्द हो तो है प्यार से उस पर फूंक मारता। वह किसी छोटे बच्चे की तरह काकुन की केयर कर रहा था। ये देख ना जाने क्यों काकुन की आंखें थोड़ी नम हो गई। क्या हुआ, क्या कहीं तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैंने कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं दे दिया? कबीर ने काकू की आंखों में नमी देखकर परेशान होते हुए उससे पूछा। काकू ने नामे अपने सिर हिला दिए। तो फिर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? कबीर ने काकू की आंखों से बह रहे आंसू को साफ करते हुए उससे पूछा। नहीं, बस मुझे मेरे पापा की याद आ गई, वह भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखते थे। काकू ने धीरे से कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। ये देख कबीर जैसे ही काकू के चेहरे को पकड़ने वाला था कि काकू पीछे की तरफ हटने लगी। पहले तो कबीर को थोड़ा गुस्सा आने लगा, पर जब उसने काकू की नजरों का पीछा किया तो सामने खड़े डॉक्टर को उन दोनों की तरफ घूरता हुआ पाया। गेट आउट, कबीर ने अपने सख्त आवाज में डॉक्टर को घूरते हुए उससे कहा। कबीर की आवाज सुनकर डॉक्टर तुरंत रूम से बाहर चला गया। काकू तो बस अपनी आंखें फाड़े कभी कबीर को देखती तो कभी रूम से भागकर जाते हुए डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर के रूम से जाते ही कबीर तुरंत काकू को अपने पास खींचा और उसे अपने गले से लगा लिया। कबीर को काकू को अपने गले से लगाकर एक अलग है सुकून महसूस हो रहा था। वही काकू भी चुपचाप कबीर के गले लगे हुए बैठी रही। कुछ देर बाद कबीर धीरे से काकू को खुद से दूर किया और फिर वो काकू के माथे को अपने होठों से छू लिया। काकू में शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली तो फिर कबीर ने काकू के बंद हुए दोनों आंखों को बारी बारी से चूम लिया। उसके बाद वो काकू के दोनों सॉफ्ट गालों को चूम लिया। शर्म से काकू का पूरा चेहरा अब लाल होने लगा था। काकू को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्यों कबीर को ऐसा करने दे रही है। फिर कबीर ने काकू के गुलाबी होठों की तरफ देखा और वह धीरे धीरे काकू के होठों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह उसके होठों को छूने वाला था कि तभी काकू ने अपने हाथ बीच में लगाकर कबीर को रोक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? हम आज से पहले ना ही कभी एक दूसरे को देखे और ना ही कभी मिले, फिर आप ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। काकू ने कबीर को रोकते हुए बहुत ही प्यार से उससे कहा। कबीर को काकू की यह सब बातें सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे काकुश का इस तरह से किस करने से रोकना बहुत बुरा लगा और उससे गुस्सा आ रहा था। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, काकू कबीर की तरफ देखकर धीरे से बोली और फिर बेड से उठकर जाने लगी। ये देख कबीर ने काकू की कलाई को पकड़ उसे जाने से रोक दिया। तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अब से तुम यहीं रहोगी मेरे साथ, कबीर ने अपने रौबदार आवाज में काकू की तरफ देखकर उससे कहा। क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ क्यों रहूंगी? मुझे मेरे घर जाना है, छोड़िए मुझे जाने दीजिए, काकू ने आश्चर्य होकर कबीर की तरफ देखकर कहा, फिर अपने हाथों को छुड़ाने लगी। नहीं, मतलब नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम अब सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, कबीर राणावत की। कबीर काकू को उसकी कलाई से पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर सर्द लहजे में उससे कहा। अब आगे नहीं, मतलब नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम अब सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, कबीर राणावत की। कबीर काकू को उसकी कलाई से पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर सर्द लहजे में उससे कहा। कबीर काकू को उसके कमर से पकड़े हुए खड़ा था। वह एक तक उसके सुंदर चेहरे को देखे जा रहा था। काकू जो कि कबीर की बातें सुन हैरानी से उसे देख रही थी और अब कबीर की बातें सोचकर उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई और वह अपने नम आंखों से कबीर को ही देखे जा रहे थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मिस्टर राणावत मुझे क्यों अपने पास रखना चाहेंगे? मैं तो कहीं से भी उनके लायक भी नहीं हूँ, फिर वह मुझे क्यों अपने पास रखना चाहेंगे? क्या मैं फिर से एक बार उनसे पूछूं कि जो मैंने सुना वह सच है या नहीं? काकू कबीर को देखते हुए अपने मन ही मन ये सब बोल रही थी। तुमने जो कुछ भी अभी सुना है वह सब एक सच है, तुम्हारा कोई वहम नहीं है और ना ही कोई सपना। अब ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि अब से तुम कबीर राणावत की हो, कबीर काकू की आंखों में देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में उससे कहा। कबीर की यह सब बातें सुनकर काकुन की आंखें अब आंसुओं से भर गई। कबीर को काकुन की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देखकर ना जाने क्यों उसे अपने दिल में एक चुभन से हुई। वह काकुन को इस तरह से दुखी नहीं देख पा रहा था। फिर कबीर तुरंत काकुन को वही रूम में छोड़कर वहां से बाहर चला गया। कबीर के जाते ही काकुन वही रूम में फर्श पर बैठकर अब फूट फूट कर रोने लगी। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हर कोई सिर्फ मेरे साथ जबरदस्ती करता है और जिस इंसान को मैंने पहली नज़र में ही अपना सब कुछ मान लिया था, आज वह इंसान मुझे मिला भी तो इस रूप में। अभी कुछ देर पहले तो मैं कितनी खुश थी कि मैं अपनी प्रिंस चार्मिंग के बाहों में हूँ, मुझे सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि काकू का प्रिंस चार्मिंग कोई और नहीं कबीर राणावत है,
पर थोड़ी देर में मेरे सपने को आपने इस तरह से चूर चूर कर दिया। क्यों, आखिर क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? काको अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छुपाकर बार बार यही बोलते हुए रोए जा रही थी। कबीर रूम से बाहर आकर सीधे नीचे हॉल की तरफ चला गया और वहां सोफे पर बैठे सभी लोग कबीर को आते देख उसे घूरने लगे। कबीर अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सभी के बीच में आकर सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। कबीर के सामने वाले सोफे पर बैठे 4 लोग उसे लगातार घूर कर देखे जा रहे थे। ये 4 लोग कोई और नहीं कबीर के दोस्त थे। अब तू बताएगा भी यह सब क्या चल रहा है, या फिर हम सबसे छुपा कर ही रखने का इरादा है तेरा? कबीर का एक दोस्त विराट उसकी तरफ देखते हुए उससे बोला। अरे यार विराट, इसमें भी कुछ पूछने वाली बात है? जाहिर सी बात है वह हमारे कबीर की गर्लफ्रेंड है। कबीर का दूसरा दोस्त राज सबकी तरफ देखकर बोला। यार मुझे नहीं पता था कि तू भी इतना छुपा रुस्तम निकलेगा। आखिर कब से चल रहा है ये सब? हम सबको तो कुछ बताया भी नहीं। कबीर का अगला दोस्त अमन ने मुस्कुराते हुए उससे बोला। कबीर अभी भी चुपचाप अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ वहां बैठा हुआ था। कबीर, पहले तो ये बता, क्या तेरी प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है? तुझे उस लड़की के पास जाने पर कुछ भी अजीब सा महसूस नहीं हुआ, जैसा कि तुझे बाकी लड़कियों के पास जाने पर होता है? कबीर का चौथा दोस्त अक्षत ने सीरियस टोन में कबीर से पूछा। अब सबकी नज़रें कबीर पर ही टिकी हुई थी कि आखिर अब कबीर क्या बोलेगा। नहीं, एक वही लड़की है जिसके करीब जाने से मुझे हमेशा एक सुकून सा महसूस हुआ है। कभी भी बुरा या कुछ अजीब सा नहीं लगा। मेरे पास रहती है तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है, एक अलग ही शांति सा लगता है। कबीर सीरियस टोन में बिना किसी भाव के अपने दोस्तों की तरफ देखकर उन सब से कहा। गुड, अच्छी बात है, हम सब बहुत खुश हैं तेरे लिए। अब ये बता, हम उसे तेरी गर्लफ्रेंड कहे या वह हमारी भाभी है? अक्षत मुस्कुराकर कबीर के कंधे पर थपथपाते हुए उससे पूछा। बहुत ही जल्द मैं उसे हमेशा के लिए अपना बनाने वाला हूँ, कबीर ने बिना किसी भाव के अक्षत की तरफ देखकर कहा। कबीर के चारों दोस्त यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। कबीर के 4 दोस्त विराट, अक्षत, अमन और राज सिंह है। वो चारों काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ में ये चारों कबीर के पार्टनर भी हैं। उसके लीगल और इलीगल हर कामों में वो चारों हमेशा कबीर के साथ रहते हैं, चाहे वो क्राइम से जुड़ा हो या फिर बिजनेस से। सभी में वह सब साथ में काम करते हैं। उन चारों दोस्तों में राज और अमन दोनों ही बहुत मजा किया है। वही विराट और अक्षत दोनों कबीर की तरह ही हमेशा सीरियस लुक में रहते हैं, लेकिन जब काम की बात आती थी तो राज और अमन भी कबीर की तरह ही बहुत सीरियस हो जाते थे। तो चले यार, अब मिलकर हम सब पार्टी करते हैं, अब किस बात का इंतजार है? मुस्कुराते हुए अमन सबसे कहता है। पर मैं अभी कबीर से बहुत नाराज हूँ, राज बच्चे जैसे मुंह फुलाकर कहता है। सभी उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगते हैं। अरे यार, मुझे गुस्सा इस बात से है कि यह कबीर अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ लिया और अब ये सिंगल से मिंगल हो गया है और हम सब अभी तक अखंड सिंगल बने हुए हैं। ये तो गलत बात है ना? राज अजीब सा मुंह बनाकर सब की तरफ देखकर कबीर की शिकायत करते हुए कहता है। राज की बात सुनकर कबीर उसे घूर कर देखने लगता है। अरे यार कबीर, ऐसे मुझे घूर मत यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ही। राज कबीर को घूरता हुआ देखकर बात बदलते हुए कहता है और फिर हंस देता है। सभी आपस में हंसते हुए बातें करने लगते हैं और वही कबीर इन सब के बीच में चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। अब आगे कुछ देर बाद जब कबीर रूम में आया तो वह बेड पर काकू को ना पाकर थोड़ा घबरा गया। तभी उसकी नज़र फर्श पर गई, जहां काकू रोते रोते ही सो गई थी। कबीर तुरंत नीचे झुककर काकू को अपनी गोद में उठाया और उसे बेड पर ले जाकर आराम से लेटा दिया। कबीर काकू को इतने आराम से लेट आया जैसे मानो काकू कोई कांच की गुड़िया हो जो हल्का सा धक्का लगने पर ही टूट जाएगी। फिर कबीर वही काकू के बगल में बैठकर बहुत ही प्यार से काकू के बालों में हाथ फिराने लगा। क्यों कर रही हो बेबी? तुम अपने साथ ऐसा क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रही हो? तुम्हें इस तरह से तकलीफ में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरे जीने की वजह हो काकू। कबीर के चेहरे पर आए उसके बालों की एक लट को बहुत ही प्यार से अपने एक हाथ से उसके कानों के पीछे कर काकू के सुंदर चेहरे को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला। कुछ देर बाद कबीर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर बाहर आया और काकू के बगल में ही आकर लेट गया। फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए ना जाने कब नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी ही देर बाद मोबाइल रिंग करने की आवाज़ से कबीर की नींद खुल गई। कबीर ने जब देखा तो वह काकू का मोबाइल बज रहा था। कबीर जल्दी से मोबाइल को उठाकर बालकनी की तरफ चला गया ताकि काकू की नींद ना खराब हो जाए। कबीर जब काकू का मोबाइल चेक करता है तो उस पर आदिति नाम फ्लैश हो रहा था। कबीर समझ गया कि आदिति कौन है। ये काकू की सबसे अच्छी दोस्त है।
फिर कबीर काकू का फ़ोन बजने दिया, उसने कॉल पिक नहीं किया और फ़ोन बजकर बंद हो गया। ये देख कबीर जैसे ही बालकनी से रूम में जाने लगा तभी काकू का फ़ोन वापस से बजने लगा। कबीर ने फिर बिना कुछ सोचे समझे कॉल रिसीव कर अपने कान के पास लगा लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी सामने वाले की बातें सुनकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल होने लगी और उसकी पकड़ फ़ोन पर कस गई। यार काकू तू कहाँ है? अपने प्रिंस चार्मिंग के ख्यालों में तू इतनी खो गई कि तू हम सबको भूल ही गई। कबीर के कॉल रिसीव करते ही दूसरी साइड से अदिति की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आई। अदिति की सारी बातें सुनकर कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसकी पकड़ फ़ोन पर कसने लगी। अब बोल भी ना यार, वैसे अभी कहाँ है तू? हम लोग तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ लिए, कहीं तुझे तेरा प्रिंस चार्मिंग तो नहीं मिल गया और तू कहीं अभी उसी के पास तो नहीं है? अदिति खुश होकर फ़ोन पर बोली। अदिति की बातें सुनकर कबीर का गुस्सा समय के साथ बढ़ते ही जा रहा था। अब यार कुछ बोल भी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही हो काकू? अदिति थोड़ा सा झल्लाकर फ़ोन पर बोली। उसे अब तक काकू के कुछ ना बोलने पर गुस्सा आने लगा था। कबीर ने तुरंत गुस्से से बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अचानक से कॉल कट होने से अदिति हैरान होकर अपने फ़ोन को घूरने लगी। अब उसे न जाने क्यों काकू को लेकर थोड़ा डर सा लग रहा था। ये काकू मुझसे बिना कुछ बात किए कॉल कट क्यों कर दी? ऐसा तो वह कभी नहीं करती, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है? अदिति ने घबराते हुए खुद में बड़ा बढ़ाया और एक बार फिर से काकू को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगी। वहीं दूसरी तरफ कबीर फ़ोन पर काकू के प्रिंस चार्मिंग वाली बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठा था। वह रूम में आया और बेड पर सो रही काकू को घूर कर देखने लगा, फिर तुरंत अपने असिस्टेंट राहुल को कॉल किया। तुम जल्दी से पता लगाओ कि काकू का प्रिंस चार्मिंग कौन है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर है तो मुझे उसके बारे में सारी डिटेल आधे घंटे के अंदर चाहिए। कबीर ने अपने कोल्ड वॉइस में फ़ोन पर राहुल से कहा और राहुल जी कोई बात सुनी भेजे तुरंत कॉल कट कर दिया। क्या हो तुम काकू? क्या सच में तुम्हारा कोई प्यार है या नहीं? अगर कोई हुआ तो वह मुझसे बच नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं किसी को भी तुम्हारे आसपास नहीं आने दूंगा। कबीर काकू को घूर कर देखते हुए खुद में कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कबीर काकू के सुंदर चेहरे पर प्यार से अपने हाथ से सहलाते हुए खुद से कहा और काकू की तरफ झुककर उसके माथे को बहुत ही प्यार से चूम लिया। फिर वह रूम से बाहर चला गया। कबीर के रूम से बाहर जाते ही काकू ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली। असल में काकू के लिए पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन कबीर के डर के कारण उसने अपनी आंखों को नहीं खोला और वो उसी तरह कबीर के सामने सोने का नाटक करती रही। उसने कबीर की सारी बातें सुन ली थी। अब उसे कबीर की बातें सोचकर अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा था। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? अब ये इंसान ना जाने किस बात पर इतना नाराज है। प्लीज़ मुझे इस इंसान के गुस्से से बचाना। काकू कबीर के बारे में सोचकर मन ही मन बोली। वहीं कबीर रूम से निकलकर सीधे अपने स्टडी रूम में गया और वहां रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा और कुछ सोचते ही अचानक उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। कबीर रूम से निकलकर सीधे अपने स्टडी रूम में गया और वहां रखे सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगा और कुछ सोचते ही अचानक उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। मुझे पता है स्वीट हार्ट की तुमने मेरी सारी बातें सुन ली है, क्योंकि तुम सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वह सब कुछ सुनाया ताकि तुम भूल कर भी यहाँ से जाने के बारे में ना सोचो और हमेशा मेरे साथ रहो। कबीर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ अपने लैपटॉप में काकू को देखते हुए बोला। कबीर ने अपने रूम में कैमरा लगवाया था जिससे वह अपने लैपटॉप में काकू को अच्छे से देख पा रहा था। फिर कबीर ने अपने एक हाथ की उंगली से लैपटॉप के स्क्रीन पर चलाते हुए हंसने लगा। रात का समय, रात में कबीर डाइनिंग टेबल के पास डिनर के लिए पहुंचता है, लेकिन उसे वहां पर काकू दिखाई नहीं देती। तुम्हारी मैडम कहाँ है? क्या तुमने उन्हें नहीं बुलाया डिनर के लिए? कबीर एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर अपने रौबदार आवाज में उससे पूछा। सर, मैं मैडम को बुलाने गया था, लेकिन उन्होंने खाने से मना कर दिया, उस सर्वेंट ने डरते हुए कबीर से कहा। कबीर ने उसकी बात सुनकर उसे तुरंत जाने का इशारा किया। फिर तुरंत कबीर वहां से काकू के पास रूम में गया। चलो नीचे, डिनर करने का टाइम हो गया है। कबीर रूम में पहुंचकर काकू को अपने साथ डिनर करने के लिए बोला। नहीं, मुझे अभी डिनर नहीं करना है क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी। काकू ने गुस्से से कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। वैसे अभी खाने की भूख तो मुझे भी नहीं है, मुझे तो कुछ और ही चीज़ की भूख लगी है। कबीर ने एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काकू से कहा। उसकी नज़रें काकू के गुलाबी होठों की तरफ ही थी। काकू ने जब कबीर की नज़रों का पीछा किया तो वह समझ गई कि कबीर कहाँ देख रहा है। ये देखकर काकू घबराने लगी।
कबीर धीरे धीरे काको की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अब तो काको का डर से पसीने छूटने लगे। चलिए चलिए, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ, काको ने जल्दी से कबीर से बोली और तुरंत रूम से बाहर जाने लगी। काको को इस तरह से डरकर भागते देख कबीर को हंसी आने लगी और वो मुस्कुराने लगा। फिर वह भी काको के पीछे डाइनिंग टेबल के पास डिनर करने के लिए चला गया। दोनों चुपचाप बैठकर डिनर करने लगे। डिनर खत्म कर दोनों हाल में आकर बैठ गए। कल तैयार रहना, हम दोनों को कोर्ट जाना है, कबीर ने शांत भाव से काको की तरफ देखकर उससे कहा। कोर्ट? लेकिन हम लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? काको ने हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उसे पूछा। क्योंकि कल शादी है इसलिए, कबीर अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ काको की तरफ देखकर उससे कहा। शादी पर? किसकी शादी? और हम लोग क्यों जाएंगे? काको ने हैरानी से दोबारा कबीर की तरफ देखकर उसे पूछा। ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था और अब वह बेसब्री से कबीर के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। हमारी शादी? और किसकी? कबीर ने शांत भाव से काको की तरफ देखकर कहा। काको अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कबीर की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, कबीर तुरंत आगे बढ़कर काको को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ ले जाने लगा। कबीर के अचानक ऐसे करने से काको चौंक गई। कबीर काको को अपने साथ सीधे रूम में लेकर गया और उसे बेड पर आराम से लेटा दिया, फिर खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। काको कबीर को अपने बगल में लेटते देख बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई। क्या आप भी मेरे रूम में मेरे साथ सोएंगे? काको हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उससे पूछी। हाँ, यह मेरा रूम है तो जाहिर सी बात है मैं अपने रूम में ही सोऊंगा, कबीर बिना किसी भाव के काको की तरफ देखकर उससे कहा। तो ठीक है, फिर मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ, काको तुरंत कबीर की बात सुनकर उससे बोली और फिर जल्दी से बेड से उठने लगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम भी यही मेरे साथ ही इसी बेड पर सोओगी, कबीर तुरंत काको का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए अपने कोल्ड वॉइस में उससे बोला। लेकिन मैं यहाँ आपके साथ ऐसे कैसे एक ही बेड पर? नहीं, यह सही नहीं लग रहा, काको घबराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे बोली। लेकिन कबीर कुछ नहीं बोला, उसी तरह चुपचाप बेड पर लेटा रहा। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ, हाँ ये ठीक रहेगा। कुछ देर सोचने के बाद काको तुरंत कबीर की तरफ देखकर उससे बोली और एक बार फिर से बेड से उठने लगी। कबीर एक बार फिर काको का हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। काको कबीर को खुद की तरफ आता देख डर गई। कबीर धीरे धीरे काको के चेहरे की तरफ झुकने लगा। काको ने डर से तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अब काको को अपने चेहरे पर कबीर की सांसें महसूस हो रही थी। काको के होंठ भी अब कांपने लगे थे। कबीर काको को इस तरह से घबराता देख मन ही मन उसे बहुत हंसी आ रही थी। तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, कल हम दोनों की शादी होने वाली है, तो फिर हमें इस तरह से अलग अलग सोने की क्या जरूरत है? कबीर काको के कानों के पास जाकर अपने सिडेक्टिव वॉइस में उससे बोला। काको ने अभी भी डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। कबीर की नजरें काको के कांपते होठों पर यह जाकर ठहर गई। उसकी आंखों में डिजायर साफ देखी जा सकती थी। तभी कबीर धीरे धीरे काको के होठों की तरफ बढ़ने लगा। कबीर की नजरें काकुन के कांपते होठों पर ही जाकर ठहर गई। उसकी आंखों में डिजायर साफ देखी जा सकती थी। तभी कबीर धीरे धीरे काकुन के होठों की तरफ बढ़ने लगा। कबीर जैसे जैसे काकुन के होठों की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे काकुन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। काकुन को इस तरह से घबराते देख कबीर को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि इस वक्त काको का चेहरा बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रहा था। कबीर धीरे से झुककर काको के होठों के बजाय उसके माथे को चूम लिया। ऐसा होते ही काको ने एक झटके में तुरंत अपनी आंखें खोल ली और कबीर की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कहीं और चाहिए था क्या? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माथे की बजाय तुम्हारे होठों को चूमूं तो तुम बता सकती हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कबीर एक तिरछी मुस्कान के साथ काको की तरफ देखकर उससे बोला। कबीर की बातें सुनकर काको का गाल शर्म से गुलाबी होने लगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस नींद आ रही है, अभी मुझे सोना है, काको ने घबराते हुए जल्दी से कबीर से कहा। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं वैसे भी कुछ करने वाला नहीं था, अब जो कुछ भी हमारे बीच होगा वह कल शादी के बाद होगा। कबीर अपने हाथ की एक उंगली से काको के माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए उससे बोला। चलो सो जाओ, गुड नाइट, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हम दोनों के लिए, कबीर काको के गाल को प्यार से चूमते हुए धीरे से उससे कहा और फिर उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में बेड पर ही लेट गया। काको बेड के एक कोने में सिकुड़ कर सोने की कोशिश कर रही थी। काको का इस तरह दूर होकर सोना कबीर को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने एक हाथ को उसके कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। काको ऐसे अचानक कबीर के खींचने से डर गई। यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, काको डरते हुए कबीर से बोली।
कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुम्हें अपने बाहों में भर कर सो रहा हूँ। कबीर ने अपनी आंखें बंद किए हुए बेफिक्री से बोला। कबीर की इतने करीब होने से ना जाने क्यों काको के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर सोने की कोशिश करने लगी, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया। बस उसके कानों में अभी भी कबीर की कही बातें ही गूंज रही थी कि कल हमारी शादी है, कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये सब सोच कर काको को बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो इनके लायक हूँ भी नहीं हूँ। ये तो इनके साथ बहुत ही गलत होगा। उस रात के बाद मैं किसी के लायक नहीं बची हूँ। काको ये सब सोचते हुए अपने मन ही मन बोली, मुझे किसी भी तरह आज रात ही यहाँ से भागना होगा, वरना जब इनको सच्चाई पता चलेगी तो यह मुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। काको अपनी आंखें बंद किए हुए ये सब सोच रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। करीब 1 घंटे बाद का जब उसको यह एहसास हुआ ये कबीर अब सो गया है, तो वह धीरे से उसके हाथ को अपने कमर पर से हटाकर बेड पर से नीचे उतरने लगी। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगी तभी उसकी नज़र कबीर के सुंदर चेहरे पर गई। सोते हुए कबीर बहुत ही ज्यादा मासूम दिखाई दे रहा था। कबीर के चेहरे को देखते हुए काको की आंखें नम हो गई। कल तक जिसे देखने के लिए यह आंखें तरसती थी, जिसे पाने के लिए दिल में एक चाहत थी, आज उसी इंसान के इतने करीब होकर भी मैं न जाने क्यों खुश नहीं हो पा रही हूँ। शायद ऐसा उस रात की वजह से है। उस काली रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। काको के कबीर के सुंदर चेहरे को देखते हुए खुद पर ही हंसते हुए बोली। फिर काको खुद को मजबूत कर बेड से उतरी और जल्दी से रूम की डोर के पास गई और डोर को खोलने लगी, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। वह बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा था। अब उसे और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। ये डोर खुल क्यों नहीं रहा है? अब क्या करूं मैं, कैसे मैं बाहर जाऊं? मैं इस तरह से हार नहीं मान सकती, मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा यहाँ से निकलने का। काको अपने सिर पर हाथ रखकर सोचते हुए खुद से बोली। तभी अचानक काको की नज़र उस रूम में बने एक दूसरे डोर पर गई। वह जल्दी से जाकर उस डोर को खोली तो वहां से उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह जल्दी से उस रास्ते से होकर बाहर की तरफ जाने लगी। उसे लगा कि अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। काको बस चलते ही जा रही थी, पर वह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक उसे एक रोशनी दिखाई दी तो उसे लगा कि वह बाहर आ गई। जैसे ही वहां पहुंची, वहां का नज़ारा देख हैरान रह गई। काको घूमकर वापस उसी रूम में आ गई थी। अब वह अपने सिर पर हाथ रखे खड़े होकर सोचने लगी कि यह क्या हो रहा है, ये कैसी भूल भुलैया है। जिसमें वह घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ गई। उसने बेड की तरफ देखा तो कबीर अभी भी आराम से सो रहा था। उसने एक लंबी सांस ली। अब जब उसे कोई भी रास्ता नहीं समझ आया तो वह हारकर वापस बेड पर आकर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वह नींद के आगोश में चली गई। जैसे ही काकुन सो गई तभी कबीर ने अपनी आंखें खोली और काकुन की तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। ये कबीर का चक्रव्यूह है स्वीट हार्ट। इतनी आसानी से तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। एक बार जो इस चक्रव्यूह में आ जाता है वह मेरे मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। कबीर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काको के चेहरे की तरफ देखकर खुद ने बोला। इस वक्त कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो कबीर ही जानता था। ये कबीर का चक्रव्यूह है स्वीट हार्ट। इतनी आसानी से तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। एक बार जो इस चक्रव्यूह में आ जाता है वह मेरे मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। कबीर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ काको के चेहरे की तरफ देखकर खुद ने बोला। इस वक्त कबीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और उसके इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज था ये तो कबीर ही जानता था। कबीर प्यार से काको के चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगा और फिर धीरे से उसके माथे को चूमकर उसे अपने बाहों में भर लिया और कुछ देर बाद काको को देखते देखते वह नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह काको की जब नींद खुली तो वह बेड पर बिल्कुल अकेली थी। कबीर उससे पहले ही उठकर रूम से जा चुका था। काको ने एक बार अपनी नज़रें इधर उधर करके कबीर को ढूंढा, लेकिन वह उसे रूम में कहीं भी दिखाई नहीं दिया तो वह चुपचाप बेड से उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आए तो उसे बेड पर कबीर बैठा हुआ दिखाई दिया। कबीर किसी राजा की तरह एक पैर पर अपना दूसरा पैर चढ़ाकर आराम से बैठा हुआ मोबाइल में कुछ देख रहा था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, कबीर काको की तरफ बिना देखे ही उससे बोला। गुड मॉर्निंग, काको ने धीरे से हकलाते हुए कबीर से कहा। कबीर तुरंत उसके हाथ को पकड़ उसे अपने पास खींच लिया, फिर उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से उसके चेहरे को देखने लगा। काको कबीर के ऐसे अचानक खींचने से डर गई। क्या हुआ स्वीट हार्ट, रात में नींद अच्छे से नहीं आई क्या? कबीर प्यार से काको के माथे को अपने होठों से चूमते हुए उससे पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई और मैं बहुत आराम से सोई, काको ने डरते हुए अपनी धीमी आवाज में कबीर से कहा। तुम्हें नींद तो अच्छी आनी थी ही स्वीट हार्ट,
आखिर तुम, कबीर रानावत की बाहों में जो सो रही थी। कबीर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा। कबीर की नज़रों को खुद पर महसूस कर काकुन ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। ये तो अच्छी बात है कि रात में अच्छे से सो ली हो, क्योंकि आज रात तो तुम बिल्कुल भी नहीं सोने वाली। कबीर ने एक डेविल स्माइल के साथ काको की तरफ देखकर उससे कहा। काको कबीर की बातें सुनकर कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखने लगी। अरे ऐसे मुझे क्या देख रही हो तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी सुहाग रात अकेले मनाऊं? आखिर उसके लिए हम दोनों का जगना जरूरी है कि नहीं? कबीर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ काको की तरह देखकर कहा। कबीर की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर काको का पूरा चेहरा शर्म से हल्का गुलाबी होने लगा। आई रियली लाइक योर पिंक चिक, कबीर ने काको के गालों को प्यार से सहलाते हुए उससे कहा और फिर उसके गालों पर हल्का सा बाइट कर दिया, जिससे काको के मुंह से एक आह निकल गई। यह क्या स्वीट हार्ट, बस हल्का सा बाइट करने पर यह हाल है? सोचो रात में मैं जब सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कबीर ने काको के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उससे बोला और फिर अपनी एक आई विंक कर दी। काको कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वह चुपचाप कबीर की गोद में बैठी रही। ये लो स्वीट हार्ट, आज हमारी शादी है और तुम मेरी होने वाली दुल्हन, तो तुम ये ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। हम अभी थोड़ी देर में ही कोर्ट के लिए निकलेंगे। कबीर ने प्यार से काको के गाल को चूमते हुए उससे कहा। फिर उसे एक पैकेट पकड़ा दिया और काको को धीरे से अपनी गोद से उतारकर बेड पर बिठा दिया। फिर अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए रूम से बाहर चला गया। कबीर के जाने के बाद काको ने उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें मैरून कलर की एक बनारसी साड़ी थी जिस पर सोने की कढ़ाई की गई थी। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। काको को भी यह बहुत पसंद आया। वह जल्दी से उस साड़ी को लेकर चेंजिंग रूम में जाकर तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद काको वह साड़ी पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई और मिरर के सामने खड़े होकर अपना बाल बनाने लगी। वह खुद को तैयार करने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब कबीर रूम में आ गया और उसे ही एक टक देखने लग गया। अचानक कुछ देर बाद काको को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वह पीछे मुड़ती उससे पहले ही कबीर काको को पीछे से उसके कमर को पकड़कर उसके बालों को दूसरे साइड कंधे पर कर उसके गर्दन को चूमने लगा। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, काको ने धीरे से कबीर को रोकते हुए कहा। कुछ भी तो नहीं, अपनी होने वाली वाइफ की खूबसूरती को अपने होठों से छू रहा हूँ। कबीर काको को मिरर में देखते हुए उससे बोला। वैसे भी आज तो तुम मेरी हो ही जाओगी, फिर तुम कितना भी मुझे रोको मैं नहीं रुकने वाला। कबीर काको को देखते हुए मदहोशी भरे आवाज में उससे कहा। काको बस हैरानी से कबीर की तरफ ही देख रही थी। ऐसे मत देखो स्वीट हार्ट, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, कबीर काको की नज़रों को देखते हुए उससे बोला। काको तुरंत अपनी नज़रें कबीर पर से हटाकर दूसरी तरफ कर ली। चलो अब जब तुम तैयार हो गई हो तो मैं बिल्कुल भी अब देर नहीं करूंगा। अब जल्दी ही कोर्ट चलकर तुम्हें अपना बना लूंगा, क्योंकि मैं अब और खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाऊंगा। कबीर काको को उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए उससे बोला और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा, लेकिन काको अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। क्या हुआ, तुम चल क्यों नहीं रही हो? कबीर काको को रुका हुआ देखकर उससे पूछा। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, काको ने धीरे से डरते हुए कबीर की तरफ देखकर कहा। अब जो भी बातें होंगी सब कोर्ट से आने के बाद, मुझे अभी बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। कबीर काको की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में उससे बोला और फिर वापस से उसका हाथ पकड़ ले जाने लगा, लेकिन काको अभी भी वहां से नहीं हिली। वह अपनी जगह पर ही खड़ी रही। अब कबीर को गुस्सा आने लगा और वह काको को अपने गुस्से भरी नजरों से देखने लगा। कबीर की गुस्से भरी नजरों को देखकर काको बुरी तरह से डर गई। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि काको धीरे से डरते हुए कबीर की तरफ देखकर बोली। काको की ये बात सुनते ही कबीर की पकड़ काको के हाथों पर कस गई। क्योंकि क्या? कबीर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए काको की तरफ देखकर उससे पूछा। क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं वर्जन नहीं हूँ, काको अपनी नजरें नीचे किए हुए धीरे से कबीर से बोली। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। कबीर ने तुरंत काको के हाथ को छोड़ दिया। क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं वर्जन नहीं हूँ, काको अपनी नजरें नीचे किए हुए धीरे से कबीर से बोली। एक पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। कबीर ने तुरंत काको के हाथ को छोड़ दिया। कबीर के हाथ छोड़ते ही काको की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। वो समझ गई कि कबीर अब उससे नफरत करने लगा है। कबीर का उसके लिए जो प्यार था वह अब खत्म हो चुका है। अब उसे अपने अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वह हिम्मत करके कबीर की तरफ देखना तो चाह रही थी, लेकिन चाह कर भी वह देख नहीं सकी। वहीं कबीर के चेहरे पर कोई भी भाव दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ा था।
कुछ देर बाद कबीर जाकर सोफे पर बैठ गए। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुम उससे प्यार करती हो? और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे साथ तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने किया? कुछ देर चुप रहने के बाद कबीर अपने कोल्ड वॉइस में काको की तरफ देखकर उससे पूछा। नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। काको को पहले कबीर की बात से थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने कबीर को जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे साथ सब कुछ किसने किया? क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुम उसे जानती हो? कबीर ने अपने सख्त आवाज में काको से पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता मेरे साथ किसने किया, और ना ही मैंने उस इंसान को देखा। वह इंसान मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। ये सब कहकर उसने कबीर को उस रात का सब कुछ बताया। लेकिन कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मैं ही गलत रूम में चली गई। इसलिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। काकुन ने एक गहरी सांस लेकर कबीर से रोते हुए सब कुछ बताया। अब कबीर काकुन की बातें सुनकर सब कुछ समझ गया। उसे तो आज भी वो रात नहीं भूली थी जिस रात वो काकुन के करीब आया था। इससे पहले वह कभी किसी लड़की को अपनी करीब तक नहीं आने दिया और ना ही वह कभी किसी लड़की के करीब गया। काकुन ही वह पहली लड़की थी जो कबीर के इतने करीब आई थी और अब जो कबीर की सुकून बन गई थी। कुछ देर बाद कुछ सोचकर कबीर सोफे से उठा और काकुन के पास चलकर गया। चलो मेरे साथ कोर्ट। कबीर काको का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। कोर्ट? लेकिन क्यों? काको ने हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उससे पूछा। शादी करने के लिए। और क्यों जाएंगे कोर्ट? कबीर बिना काको की तरफ देखे शांत भाव से कहा। कबीर की बातें सुनकर काको हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? काको ने हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उससे पूछा। हाँ, मैं अभी भी तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे साथ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और हाँ, मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कबीर ने काको की तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहा। क्या? कौन सी बात बताना चाहते हैं आप मुझे? काको अपनी कंफ्यूज नजरों से कबीर की तरफ देखकर उससे पूछा। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैं भी वर्जन नहीं हूँ। मैंने भी किसी के साथ अपनी एक हसीन रात बिताई है। कबीर ने काको के चेहरे की तरफ देखकर शांत भाव से बोला। तो फिर आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? आप उसी लड़की के साथ शादी करें, मेरे साथ क्यों? काको कबीर की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखकर उससे बोली। कबीर काको की बातें सुन उसे उसके कमर से पकड़ बिल्कुल अपने करीब कर लिया। उसी के साथ तो कर रहा हूँ। कबीर काको के कानों के पास जाकर धीरे से बोला। कबीर की बातें सुन काको की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब कबीर बिना कुछ बोले काकुन का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर बाहर आया। काकुन भी बिना कुछ बोले काकुन के साथ चलने लगी। बाहर ड्राइवर पहले से ही गाड़ी निकालकर अपने सर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कबीर काकुन को लेकर विला से बाहर आया, ड्राइवर ने तुरंत आगे बढ़कर कार का डोर ओपन किया। फिर कबीर पहले काकुन को बिठाया, फिर खुद दूसरे साइड से जाकर बैठ गया। कबीर के बैठते ही ड्राइवर तुरंत अपने ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कबीर के गाड़ी के आगे पीछे दो और गाड़ियां थी। उन चारों गाड़ियों में कबीर के बॉडीगार्ड थे जो कि कबीर के सिक्योरिटी के लिए थे। उन चारों गाड़ियों के बीच में कबीर की गाड़ी थी। वह सभी गाड़ियां रोड पर तेज स्पीड में कोर्ट की तरफ चल पड़ी। गाड़ी के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। कबीर और काको दोनों पूरे रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं किए। कबीर अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था, वहीं काको विंडो के बाहर की तरफ देखते हुए एक अलग ही सोच में गुम थी। उसके कानों में अभी भी कबीर की कही हुई बातें गूंज रही थी। कबीर की बातें सोचकर वो यही सोच रही थी कि वह खुश हो कि उसने अपना फर्स्ट टाइम अपने प्रिंस चार्मिंग के साथ बिताई है, या फिर वह गुस्सा हो कि कबीर ने उसके नशे में होने का फायदा उठाया। करीब आधे घंटे बाद ड्राइवर ने कार रोकी। जब काको ने विंडो से बाहर की तरफ देखा तो वह लोग कोर्ट के सामने थे। जल्दी से एक बॉडीगार्ड पीछे की गाड़ी से निकलकर बाहर आया और तुरंत कबीर की साइड का डोर ओपन किया। कबीर कार से बाहर आया और अपनी सूट को ठीक कर सीधे कार के दूसरे साइड जाकर काको की तरफ का डोर ओपन किया और अपना एक हाथ काको की तरफ बढ़ाए। काको ने एक नज़र कबीर की तरफ देखा और फिर कबीर के हाथों में अपने हाथ रख कार से बाहर आए। कबीर काको का हाथ पकड़कर कोर्ट की तरफ चलने लगा। दोनों ही देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जैसे ही काको कोर्ट के बाहर पहुंची, वहां पर खड़े कुछ लोगों को देखकर हैरान रह गई। कबीर काको का हाथ पकड़कर कोर्ट की तरफ चलने लगा। दोनों ही देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जैसे ही काको कोर्ट के बाहर पहुंची, वहां पर खड़े कुछ लोगों को देखकर हैरान रह गई। सामने कबीर के चारों दोस्त खड़े थे। उन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। देखने में वो सब के सब एक से बढ़कर एक थे। काको उन सबसे पहले नहीं मिली थी, इसलिए उन सभी को मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता पाकर वह थोड़ा घबराने लगी और घबराहट के कारण उसने कबीर के हाथों को कसकर पकड़ लिया।
डोंट वरी स्वीट हार्ट, ये सभी मेरे दोस्त हैं, इन सब से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह सभी आज हमारी शादी को अटेंड करने आए हैं। कबीर ने धीरे से काकुन के कानों के पास जाकर उससे कहा। बोल तो ऐसे रहे जैसे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हो अपनी शादी की खुशी में। अरे क्या अटेंड करना कोर्ट ही तो है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा पार्टी हाल हो और शादी के मंडप लगे हो, डीजे लगे हों जिसमें सभी लोग नाचने गाने के लिए आए हैं। ओह, काकू कबीर के सारे दोस्तों को देखकर अपने मन ही मन बोली। वह भी हो जाएगा स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए कुछ भी। कबीर चलते हुए धीरे से काकू के कानों में उससे कहा। काकू कबीर की बातें सुन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या क्या हो जाएगा? मैं कुछ समझी नहीं। काकू ने हैरानी से हकलाते हुए कबीर की तरह देखकर उससे पूछा। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखकर एक डेविल स्माइल कर दी। इस इंसान को मन की भी बातें भी सुनाई देती है क्या? अब तो मुझे मन में भी कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। काकुश ने कबीर की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर अपने मन ही मन बोला। गुड थिंग स्वीट हार्ट, नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करना। कबीर काकुश की तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला। फिर वह काकुश को लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। काकू तो अभी भी कबीर की ही बातें सोचकर हैरान थी। वो अपनी सोच से बाहर तब आई जब अमन उसके पास आकर कुछ बोलने लगा। हेलो भाभी, मैं अमन शर्मा, आपके वुड बी हस्बैंड का दोस्त। अमन ने मुस्कुराते हुए काकू के सामने आकर उससे कहा। काकू अमन की तरफ देखकर उससे हेलो बोली। भाभी मुझे एक बात समझ में नहीं आया, आप कैसे इस खड़ूस के प्यार में पड़ गई? चलो इसका तो समझ में आता है, आखिर आप इतनी खूबसूरत हो, आपको देखकर किसी का भी मन डोल जाए। लेकिन आपने इस कबीर रानावत में क्या देखा जो आप इसके प्यार में पड़ गई? ये तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करता और ये बिल्कुल अनरोमांटिक इंसान है। अमन ने मुस्कुराते हुए काकू की तरफ देखकर उससे पूछा। काकू अमन की बात सुन एक नज़र कबीर की तरफ देखी, जो उसे अपनी इंटेंस भरी नज़रों से देख रही था। ये और अनरोमांटिक इंसान, मुझे तो ऐसा नहीं लगता इनका बस चले तो ये मुझे 1 सेकंड में ही अपनी हवस भरी नज़रों से मुझे खा जाए। काकू एक नज़र कबीर की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली। तभी हम उसकी तरफ देखते उसे दोबारा वही सब बोला। वह तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे इस इंसान के प्यार में पड़ गई। काकू ने हड़बड़ी में बिना कुछ सोचे समझे अमन के सामने बोल दिया। क्या सच में आपको नहीं पता आप कैसे इसके प्यार में पड़ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपको किडनैप करके जबरदस्ती आपसे शादी कर रहा हो? अमन ने हैरानी से काकू की तरफ देखकर उससे पूछा। अब कबीर अमन को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देख रहा था, लेकिन अमन ने उसे पूरा इग्नोर कर दिया। काकू ने भी कबीर की नज़रों को देख लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद इनके साथ अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। काकू ने बात को संभालते हुए जल्दी से अमन की तरफ देखकर कहा। भाभी अगर आप डर रहे हो तो आप हमें खुलकर बता सकते हो, हम इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। तभी राज वहां आकर तुरंत काकू के सामने खड़े होकर उससे बोला। काकू राज को अजीब नज़रों से देखने लगी। राज अमन दोनों ही दिखने में काफ़ी डैशिंग लड़के थे, अगर कोई भी लड़की देखे तो उन पर फिदा हो जाए, लेकिन दोनों चेहरे से ही दिखने में ही बहुत चुलबुले और मजाकिया लगते थे। अरे भाभी, आप मुझे नहीं जानती, मैं भी कबीर का दोस्त राज सिंह। राज काकू की अजीब नज़रों को देखते हुए उससे कहा। काकू बस राज की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सर मैंने अंदर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, अब बस आपको और मैडम को जाकर मैरिज पेपर पर साइन करना है। कोर्ट के अंदर से भागते हुए रोहित बाहर आकर कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। कबीर तुरंत काकू की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर कोर्ट के अंदर लेकर जाने लगा। काकू भी बस चुपचाप कबीर के साथ जाने लगी। उन दोनों के पीछे कबीर के चारों दोस्त भी अंदर गए। अंदर पहुंचते ही दोनों ने साइन किया और कुछ ही देर में दोनों बाहर आए। उनके हाथों में उनके मैरिज पेपर थे। काकू मैरिज सर्टिफिकेट लेकर अपने हाथों में खड़ी थी। वह मैरिज पेपर को घूर कर देख रही थी। वह यही सोच रही थी कि 2 दिन में ही उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वह अब काकू कबीर रानावत बन चुकी थी। तभी काकू के पास कबीर के बाकी 2 दोस्त विराट और अक्षत भी आकर उससे मिले। काकू बस चुपचाप उन सभी से मिलकर मुस्कुरा रही थी। तो चले मिसेज रानावत, बाकी की रस्में भी पूरी कर ली जाए। कबीर आगे बढ़कर आया और काकू के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए उससे कहा। बाकी की रस्में? कौन सी रस्में बाकी रह गई हैं जो यह ऐसा बोल रहे हैं? अब क्या करने वाले हैं? अब काकू खुद से बड़बड़ाते हुए बोली। डोंट वरी स्वीट हार्ट, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होने वाली है। कबीर ने धीरे से काकू के कानों के पास आकर उससे कहा। काकू तो कबीर की बातों को सुनकर उसे तो मानो आज एक के बाद एक झटका मिल रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप कबीर के साथ जाने लगी। कबीर उसे सीधे अपनी गाड़ी के पास लेकर गया। तभी जल्दी से एक गार्ड आकर कार का डोर ओपन किया। इससे पहले कि काकू कार में बैठ पाती उससे पहले ही पीछे से किसी की आवाज आए। कुक्का रुक। काकू ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई।
कबीर काकू को लेकर सीधे अपनी गाड़ी के पास लेकर गया। तभी जल्दी से एक गार्ड आकर कार का डोर ओपन किया। इससे पहले कि काकू कार में बैठ पाती उससे पहले ही पीछे से किसी की आवाज आए, कुक्का रुक। काकू ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। वहां एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बेबी पिंक कलर का स्लीवलेस टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए खड़ी थी। उस लड़की ने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे और होठों पर एक हल्का सा लिपस्टिक लगाई हुई थी। वह दिखने में ही काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। आदू तुम यहाँ। काकून आदिति को प्यार से आदू कहकर बुलाती थी और वही आदिति काकुल को प्यार से कुक्कू बुलाती थी। काकू ने सामने खड़ी लड़की की तरफ देख हैरानी से उसका नाम लेते हुए उसे पुकारा। हाँ, मैं क्यों हैरान रह गई ना मुझे देखकर यहाँ पर। आदिति काकू के पास आकर उसके हैरानी भरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोली, हाँ तू यहाँ कैसे, अचानक तू यहाँ कैसे आ गई। काकू ने कंफ्यूजन में आदिति की तरफ देखकर उससे पूछा। अब ये बात तो तू अपने मिस्टर से पूछ। आदिति ने कबीर की तरफ इशारा करते हुए काकू से कहा। काकू ने एक नज़र कबीर की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप खड़ा सामने की तरफ देख रहा था। फिर काकू ने अपनी नज़रें अदिति की तरफ कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगा जो तू यहाँ आए। अब चल हमारे साथ कहीं और भी जाना है। काकू ने अदिति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा। तुम पीछे वाली गाड़ी में मेरे दोस्तों के साथ आओ। कबीर ने बिना आदिति की तरफ देखे उससे कहा और फिर काकू का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। काकू के बैठते ही कबीर भी गाड़ी में बैठ गया और उनकी गाड़ी को ड्राइवर ने आगे बढ़ा दी। आदिति बस खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। तभी वहां पर अमन आदिति के पास आया। आइए चलते हैं साथ में हम लोग भी, आखिर अपने दोस्त की शादी आपको भी तो अटेंड करनी है। अमन ने मुस्कुराते हुए अदिति की तरफ देखकर उससे कहा और उसे अपनी कार की तरफ चलने का इशारा किया। लेकिन आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों की शादी हो गई है। आदिति ने अमन के साथ चलते हुए कंफ्यूजन में उससे पूछा। वही कोई था जो अदिति को घूर कर देख रहा था। वह तो एक कोर्ट मैरिज थी ना, मेन शादी तो अब होगी। वह क्या है ना, हमारा दोस्त आपकी फ्रेंड को हर तरीके से अपना बनाना चाहता है तो बस इसलिए। अमन में अदिति की तरफ देखकर उसके कंफ्यूजन को दूर करते हुए उससे कहा, जिस पर आदिति मुस्कुरा दी और अमन के साथ उसकी कार के पास आई जहां पर राज, विराट और अक्षत तीनों खड़े थे। राज भी तुरंत आकर आदिति से मिला। हम दोनों दूसरी कार से आते हैं, तुम लोग एक साथ आना। अक्षत में अमन की तरफ देखते हुए अपने रौबदार आवाज में कहा और फिर विराट के साथ अपनी कार की तरफ चला गया। विराट ने एक नज़र आदिति की तरफ देखा फिर अक्षत के पीछे चला गया। उसके बाद आदिति अमन और राज के साथ उनकी कार में बैठकर वहां से निकल गए। पूरे रास्ते गाड़ी में काकू कबीर की तरफ ही देख रही थी और उससे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की, तो फिर वह चुपचाप उसी तरह बैठकर कबीर की तरफ देखती रही। वही कबीर अपने मोबाइल में कुछ जरूरी मेल चेक कर रहा था। अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, कबीर ने अपने सख्त आवाज में काकू की तरफ बिना देखे उससे कहा। काकू कबीर की आवाज सुनकर हड़बड़ा गई और कुछ बोल नहीं पाए। क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? कबीर अपने मोबाइल में देखते हुए काकू से कहा। वो मैं, काकू हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाए। तभी कबीर काकू की कमर में अपना एक हाथ डाल एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? काकू ने डरते हुए धीरे से कहा। कुछ भी तो नहीं, अब तुम मेरी वाइफ हो तो क्या मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता? बोलो। कबीर ने काकू के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए उससे कहा। बोल तो ऐसे रहे जैसे इससे पहले कभी मुझे टच भी नहीं किए हैं, काकू अपने मन में बोली। तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, कबीर ने धीरे से काकू के कान के पास जाकर उससे कहा। कबीर के इतने करीब आने से काकू की तो मानो सांसें ही अटक गई थी। इस वक्त उसके पूरे शरीर में कर्सा दौड़ रहा था। अब बताओ कि मुझे कब से ऐसे क्यों देख रही थी, जैसे मानो कुछ कहना चाह रही हो। बताओ क्या कहना है तुम्हें? कबीर ने काकू को अपने और करीब खींचते हुए उससे कहा। वो थैंक यू सो मच, काकू ने घबराते हुए धीरे से कबीर से कहा। कबीर ने अपनी भवें उचका दी। वो आपने आदिति को बुलाया इसलिए थैंक यू सो मच, काकू ने हल्का मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। क्या तुम थोड़ा ढंग से थैंक यू बोल सकती हो? क्या यही तरीका होता है अपने हबी को थैंक यू बोलने का? कबीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए काकू की तरफ देखते हुए बोला। तो फिर कैसे बोला जाता है थैंक यू? मुझे तो ऐसे ही पता था, काकू ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर कबीर से कहा। काकू के बच्चों जैसा मुंह बनाया हुआ चेहरा देखकर कबीर को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी ही काकू को अपने बाहों में भरकर उसे बहुत सारा प्यार करें। डोंट वरी, वो मैं तुम्हें रात में अच्छे से सिखा दूंगा, कबीर ने काकू के कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उससे कहा और फिर धीरे से उसके कानों को अपने होठों से चूम लिया। कबीर के ऐसा करते ही काकू बिल्कुल काम सी गई।
अचानक काको की नज़रें कबीर से मिली तो कबीर की आंखों में इस वक्त शरारत साफ दिखाई दे रही थी। काको ने जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर ली। शर्म के कारण काको का पूरा गाल गुलाबी होने लगा था। ये देखकर कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वही गाड़ी में आगे बैठा ड्राइवर और कबीर का असिस्टेंट रोहित ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने आज से पहले कबीर का ये रूप नहीं देखा था। वह दोनों कभी एक दूसरे की तरफ देखते तो कभी सामने लगे मिरर में देखते, जिसमें कबीर और काको एक दूसरे के बिल्कुल पास बैठे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर में उनकी कार कबीर के फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। कार के रुकने से कबीर और काको दोनों होश में आए और काको जल्दी से कबीर से दूर हो गई। काको का इस तरह से दूर जाना कबीर को अच्छा नहीं लगा और उसने एक झटके में वापस से उसे अपनी तरफ खींच लिया। तभी ड्राइवर गाड़ी से बाहर आकर कबीर की तरफ का डोर ओपन किया। कबीर काको को अपनी गोद में लिए हुए गाड़ी से बाहर आया। अब काको तो शर्म के कारण किसी की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वही कबीर बिना शर्म के काको को अपने गोद में लिए हुए आगे बढ़ने लगा। काको को अच्छे से पता था कि वह चाहे जितने भी कोशिश कर ले कबीर उसे नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वह खुद को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की और अपनी बाहों को कबीर के गले में डाल दिया। लेकिन उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। कबीर मुस्कुराया और काको को लेकर सीधे अंदर गया। जैसे ही काको ने अंदर का नज़ारा देखा तो वह हैरान रह गई और फिर वह हैरानी भरी नज़रों से कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर उसे देख बस हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन काको की नज़रें अभी भी हैरानी से सामने की तरफ ही थी। कबीर मुस्कुराया और काको को लेकर सीधे अंदर गया। जैसे ही काको ने अंदर का नज़ारा देखा तो वह हैरान रह गई और फिर वह हैरानी भरी नज़रों से कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर उसे देख बस हल्का मुस्कुरा दिया, लेकिन काको की नज़रें अभी भी हैरानी से सामने की तरफ ही थी। काको एक टक सामने की तरफ देखती रही, फिर वह कबीर की तरफ मुड़कर उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगी। कबीर ने काको की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो रहा है, कबीर ने मुस्कुराते हुए काको की तरफ देखकर उससे कहा। सामने बड़े से हॉल के बीचों बीच बहुत ही सुंदर सा मंडप बना हुआ था, जिसे रंग बिरंगे फूलों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पूरे हॉल को भी रंग बिरंगी लाइटों से और फूलों से बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और मंडप के पास में आदिति हाथों में फूलों की माला की थाल लेकर खड़ी थी। आदिति के बगल में राज और अमन भी खड़े थे। दूसरी साइड अक्षत और विराट भी खड़े होकर कबीर और काको को ही देख रहे थे। ये सब देखकर काको मुस्कुराने लगी। अब अगर तेरी प्यार भरी बातें हो गई हो तो तू काको को नीचे उतार दे, ताकि आगे का कार्यक्रम पूरा हो सके। विराट कबीर के पास आकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रखते हुए धीरे से बोला। कबीर घूरकर विराट की तरफ देखा तो विराट हल्का सा मुस्कुराया। चल अब इस तरह से कबीर, तू विराट को मत घूर और काको को नीचे उतार और खुद जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर आ। हम सभी तेरा यही मंडप में ही इंतजार कर रहे हैं, अक्षत कबीर को शांत कराते हुए उससे कहा। कबीर ने एक नज़र विराट और अक्षय की तरफ देखा, फिर धीरे से काको को नीचे उतारा। काको जल्दी से आदिति के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर कबीर भी तुरंत सामने वाले रूम में कपड़े बदलने के लिए चला गया। बेचारी काको तो अदिति के पास जाकर शर्म से अपनी नज़रें नीचे करके चुपचाप खड़ी थी। उसे तो किसी की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ओए होए मैडम, क्या बात है इतना शर्माना? अगर ऐसे ही शर्माएगी तो बेचारे हमारे जीजा जी शादी के बाद भी कुंवारे ही रह जाएंगे। आदिति काको को चिढ़ाते हुए धीरे से उसके कानों में बोली। काको ने गुस्से से आदिति को घूर कर देखी। चुप कर, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी दोस्त को इस तरह से चिढ़ा रही है। काको आदिति के हाथों पर धीरे से मारते हुए उससे बोली। आदिति काको की बात सुनकर तेज से हंसने लगी। वही कोई चुपचाप खड़ा होकर उसे घूर कर देख रहा था। थोड़ी ही देर में कबीर तैयार होकर बाहर आया। उसने एक गोल्डन कलर की शेरवानी, उस पर मैरून कलर का दुपट्टा लिया हुआ था। वो इस कपड़े में भी गजब का दिखाई दे रहा था। काको तो बस अपनी आंखें बड़ी करते हुए कबीर को ही देख रही थी। कबीर ने जब काको को खुद की तरफ देखता हुआ पाया तो वह उसकी तरफ देखकर अपनी एक आई विंक कर दी। काको ये देख शर्म से जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर ली। काको को इस तरह से शर्माते हुए देख कबीर हल्का मुस्कुराया। फिर चलते हुए आगे आकर वह आदिति को एक पैकेट पकड़ा दिया। आदिति ने जल्दी से उस पैकेट को अपने हाथ में ले लिया। फिर कबीर आकर मंडप में बैठ गया। मंडप में पंडित जी पहले ही आकर बैठे हुए थे। आदिति ने काको को भी कबीर के बगल में बिठा दिया और कबीर के दिए हुए पैकेट को खोली तो उसमें एक बहुत ही प्यारा मैरून कलर का दुपट्टा था, जिस पर गोल्ड से बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई की गई थी और उसके किनारे पर छोटे छोटे नग लगे हुए थे जो कि जगमगा आ रहे थे। जैसे ही अदिति ने काको को वह दुपट्टा ओढ़ाया, काको की खूबसूरती उसमें और भी ज्यादा बढ़ गई। कबीर उसे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर पंडित जी ने उन दोनों की शादी की विधियां शुरू कर दी। आदिति ने काको और कबीर के गठबंधन किए। पंडित जी के कहने पर दोनों ने खड़े होकर फेरे लिए।
फिर पंडित जी ने कबीर की तरफ सिंदूर की डिब्बी बढ़ाई। कबीर ने उसमें से सिंदूर लेकर काको की मांग भरी। जैसे ही कबीर ने उसकी मांग भरी, काको की आंखें अपने आप ही कुछ पल के लिए बंद हो गई और आंखों में ठहरे खुशी के आंसू निकलकर गालों पर आ गए। कबीर ने पंडित जी के कहने पर उसे मंगलसूत्र पहनाया। विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी ने शादी की पूरी विधियां करने के बाद खुश होकर बोले। फिर वह वहां से अपने दक्षिणा लेकर वापस चले गए। चल बेटा, अब एक दोस्त तो हमारा हलाल हो गया, अगला नंबर किसका हलाल होने का है? अमन ने कबीर के पास आकर मुस्कुराते हुए उससे कहा। कबीर गुस्से से अमन की तरफ घूर कर देखने लगा। वहीं बाकी सब अमन की बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन कोई था जो गुस्से से लगातार किसी को घूरे जा रहा था। चल बेटा, अब एक दोस्त तो हमारा हलाल हो गया, अगला नंबर किसका हलाल होने का है? अमन ने कबीर के पास आकर मुस्कुराते हुए उससे कहा। कबीर गुस्से से अमन की तरफ घूर कर देखने लगा। वहीं बाकी सब अमन की बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन कोई था जो गुस्से से लगातार किसी को घूरे जा रहा था। तुझे बड़ी जल्दी लगी है ये जानने के लिए कि अगला हलाल कौन होने वाला है? कहीं अगला नंबर तेरा तो नहीं है? विराट अमन की बातें सुनकर उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा। क्या सच में अगला नंबर आपका है? यानी नेक्स्ट पार्टी आपकी होगी? आदिति ने एक्साइटेड होते हुए अमन की तरफ देखकर उससे पूछा। ऐसा कुछ नहीं है अदिति जी, क्योंकि अभी तक मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिली नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप बोलो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तैयार हूँ आपके साथ हलाल होने के लिए, अमन ने आदिति को चिढ़ाते हुए उससे कहा। अच्छा, मजाक कर लेते हैं आप अमन जी, आदिति मुस्कुराते हुए अमन की तरफ देखकर उससे बोली। लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ आदिति जी, अमन ने अपनी एक आई विंक करते हुए अदिति की तरफ देखकर उससे कहा। उन दोनों की बातें सुनकर सभी हंसने लगे। वही किसी को उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी, उसे उन दोनों का हंसकर बातें करना चुभ रहा था। आदिति अमन से दूर होकर काको के पास गई और खुशी से उसके गले लग गई। काको भी खुश होकर अदिति के गले लग गई। मुबारक हो, आज तेरी शादी तेरे प्रिंस चार्मिंग से जो हो गई है। आज तेरा सपना पूरा हो गया है कुक्का, अदिति ने मुस्कुराते हुए काको के गले लगे हुए ही उसके कानों में धीरे से कहा। आदिति की बात सुनकर काको मुस्कुरा दी। कबीर काको की तरफ ही लगातार देख रहा था। काको ने कबीर को खुद की तरफ देखता हुआ पाकर तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। क्या हुआ, अपने प्रिंस चार्मिंग को देखकर इतना शर्मा क्यों रही हैं? अब ये अपनी शर्म हया को छोड़ दे, आज तो वैसे भी सुहानी रात होने वाली है तुम दोनों की, अदिति काको को छेड़ते हुए उससे बोली। तू नहीं मानेगी ना आदू, तुझे नहीं लगता कि तू आज कुछ ज्यादा ही बोल रही है? काको आदिति को उसके सर पर हल्का सा चपत लगाते हुए नाराजगी से उससे बोली। वो क्या है ना मिसेज राणावत, यह मौका रोज रोज थोड़ी ही आता है, और अदिति किसी मौके को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। आदिति अपनी एक आई विंक करते हुए काको की तरफ देखकर बोली। छेड़ ले मुझे जितना छेड़ सकती है, जब मेरा मौका आएगा ना बेटा तो मैं सूद समेत वसूल कर लूंगी। मैं अभी तक तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, काको अदिति को घूर कर देखते हुए उससे कहा। वह मौका आएगा तब ना कुक्कू, शायद वो मौका कभी नहीं आएगा, काको की बातें सुनकर अपने मन ही मन बोली। इससे उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। काको ने जब उसे इशारे में कुछ पूछा तो उसने ना में अपना सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। अब तक धीरे धीरे रात होने लगी थी और सभी को भूख भी बहुत लगी हुई थी, इसलिए सभी डाइनिंग टेबल पर गए जहां मेड ने पहले से ही खाना बनाकर रख दिया था। सभी साथ में वहां आए और बैठकर अपना डिनर एंजॉय करने लगे। डिनर करते समय भी सभी एक दूसरे को छेड़ रहे थे। अमन तो आदिति के पास ही बैठा हुआ लगातार उससे मजाक कर रहा था और अदिति उसके मजाक को सुनकर मुस्कुरा देती। वहीं डाइनिंग टेबल पर कबीर बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ था। काको उसके बगल वाले चेयर पर बैठी थी। कबीर ने एक नज़र सबकी तरफ देखा, सभी को आपस में बातें करते देख उसने धीरे से टेबल के नीचे अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर काको के हाथों को धीरे से पकड़ लेता है। ये देखकर काको हैरानी से कबीर की तरफ देखने लगती है। वहीं कबीर बेफिक्री से चुपचाप अपना खाना खाता रहता है, जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। काको बार बार कबीर के हाथों से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती तो कबीर उसे और भी मजबूती से पकड़ लेता। काको एक बार सबकी तरफ देखती, फिर कबीर की तरफ देखकर आंखों से उसे हाथों को छोड़ने का रिक्वेस्ट करती, लेकिन हमारा कबीर ठहरा जिद्दी किस्म का, वह कहाँ मानने वाला। जितना काको उससे रिक्वेस्ट करती कबीर उसे और भी टाइटली पकड़ लेता। कबीर ने काको का दाहिना हाथ पकड़ा हुआ था, इस कारण वह बाएं हाथ से खा भी नहीं पा रही थी। इस कारण वो ऐसे ही बैठकर खाने को देख रही थी। अरे काको भाभी, आप खा क्यों नहीं रहे हो? राज काको को बैठा हुआ देखकर उससे पूछा, जिससे सभी उसकी तरफ देखने लगे तो काको मुस्कुराते हुए बाएं हाथ से खाने की कोशिश करने लगी। अरे हाँ काको भाभी, ये क्या कर रही है? आप बाएं हाथ से क्यों खा रही हो? क्या आप बाएं हाथ से खाते हो क्या? राज की बात सुनते ही अमन भी देखकर काको से पूछा,
काको कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और वो बस इधर उधर सबकी तरफ देख रही थी। हाँ वाइफी, तुम बाएं हाथ से क्यों खा रही हो, दाहिने हाथ से क्यों नहीं खा रही हो? कबीर भी अनजान बनते हुए काको की तरफ देखकर उससे कहा। कबीर की बातें सुनकर काको घूरकर उसकी तरफ देखने लगी। वही कबीर काको की तरफ देखकर एक डेविल स्माइल कर दिया। आदिति लगातार काको के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। अचानक कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। ये देखिए, ये के कारण है मेरी कुक्कू के बाएं हाथ से खाने का। मेरी जीजाजी अपनी स्वीट सी वाइफ को एक सेकंड भी नहीं छोड़ना चाहते। आदिति काको और कबीर के टेबल के पास जाकर उन दोनों का हाथ ऊपर करते हुए सबकी तरह दिखाकर बोली। सभी घूरकर कबीर की तरफ देखने लगे तो कबीर ने तुरंत काको के हाथ छोड़ दिया। काको तो शर्म के मारे मरी ही जा रही थी। तू ठीक तो है ना? तो वही मेरा रूड एरोगेंट कबीर है या कहीं तो उसका हमशक्ल तो नहीं है? तू कब से ऐसा हो गया? अमन जल्दी से कबीर के पास आकर उसके चेहरे को छूते हुए बोला। कबीर ने गुस्से से अमन की तरफ घूर कर देखा और उसके हाथ को तुरंत अपने चेहरे से हटा दिया। ये देखकर सभी तेज से हंसने लगे। हाउ रोमांटिक कपल, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ कुक्कू, अदिति ने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, फिर काको को खुशी से गले लगा ली। कुछ ही देर में सभी ने अपना डिनर फिनिश किया। आज सभी यहीं रुकने वाले थे। आदिति को भी काको ने रोक लिया था। अदिति काको को लेकर कबीर के बेडरूम में गई। उस रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। बेड पर बहुत ही खूबसूरती से दोनों का नाम लिखा था। गुलाब की पंखुड़ियां नीचे फ्लोर पर बिखरी हुई थी। रूम में खुशबूदार कैंडल्स लगे हुए थे जिससे पूरा रूम महक रहा था। दीवार पर काको और कबीर की साथ में फोटो लगी हुई थी जिनमें दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। वाह जीजा जी तो सारा इंतजाम करके रखे हैं। सच कहूँ कुक्कू तू बहुत लकी है जो तुझे इतना अच्छा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है और मैं तेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आदिति ने एक बार पूरे रूम के खूबसूरत डेकोरेशन की तरफ देखे, उसके बाद काको की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोली। काको कुछ नहीं बोली और बस मुस्कुरा दी। फिर दोनों वहां रखी किंग साइज बेड पर जाकर बैठ गई और बातें करने लगी। कुछ देर में कबीर कमरे में आया। दोनों की नजरें कबीर पर गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ऑल द बेस्ट। मेरे जीजाजी को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना, समझी? आदिति मुस्कुराते हुए काको के कानों में धीरे से बोली और वो अपनी एक आई विंक करते हुए रूम से बाहर चली गई। आदिति के जाते ही कबीर ने डोर लॉक कर दिया और मुस्कुराते हुए काको की तरफ देखने लगा। आदिति काकुन के रूम में से मुस्कुराते हुए गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दूसरी साइड वाले रूम की तरफ लेकर गया और जल्दी से रूम का डोर लॉक कर उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और बिना वक्त गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे बहुत रुडली किस करने लगा। आदिति काको के रूम से मुस्कुराते हुए गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी कि तभी अचानक बीच रास्ते में ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दूसरी साइड वाले रूम की तरफ लेकर जाने लगा। उस आदमी के इतना कस के पकड़ने के कारण आदिति को अपने हाथों में दर्द होने लगा था। वह बार बार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वह आदमी उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे अपने साथ एक दूसरे रूम में लेकर जाता है और वह जल्दी से रूम का डोर लॉक कर आदिति को दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। इससे पहले कि आदिति कुछ रिजेक्ट करती वह बिना वक्त गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे बहुत रुडली किस करने लगता है। आदिति बार बार अपने आप को उस इंसान से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और उसके सीने पर अपना एक हाथ रख उसे खुद से दूर कर धकेलने लगती हैं। आदिति के द्वारा ऐसे करने पर वह आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह आदिति को उसके कमर से कसकर पकड़कर अपने और करीब खींच कर उसके होठों पर और भी ज्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है। वह उसे किस करने के साथ साथ उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था जिस कारण आदिति को अपने होठों में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। बाइट करने के कारण उसके होठों से ब्लड निकलने लगता है। आदिति अभी भी बार बार खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब आदिति की सांसें उखड़ने लगती हैं तो वह इंसान आदिति के होठों को धीरे से छोड़ देता है। अब आदिति लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। इस कारण उसका चेस्ट ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसे देखकर वह इंसान अब और भी ज्यादा उत्तेजित होने लगता है। इससे पहले कि वह इंसान आगे बढ़ता आदिति तुरंत उसे धक्का देकर पीछे कर देती हैं। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? अब क्या रह गया था जो वह भी वसूल करने के लिए आए हैं? दूर रहिए मुझसे, समझे आप? आदिति गुस्से से सामने खड़े इंसान की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए उससे बोली। मैं नहीं आऊंगा तो और कौन तुम्हें अपने साथ अपने रूम में लेकर जाएगा? क्या तुम्हें किसी और का इंतजार था? सामने खड़ा इंसान अपने गुस्से से लाल आंखों के साथ आदिति की तरफ देखकर बोला। मैं किसी का भी इंतजार करूं आपसे मतलब? आप होते कौन हैं मुझसे सब पूछने वाले? आदिति गुस्से से अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर बोली।
अच्छा, क्या तुम अब भी मुझे ऐसे ही बोलोगी कि मैं होता कौन हूँ कुछ भी पूछने वाला तुमसे? सामने खड़ा इंसान एक सरकास्टिक स्माइल के साथ आदिति की तरफ देखकर उससे बोला। आप उस रात की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आपने ही उस रात को एक खेल बताया था। उस रात जो भी हम लोग के बीच हुआ, आपने सुबह वह सब खत्म कर दिया था। आपने उसे एक वन नाइट स्टैंड कहकर बात को वहीं खत्म कर दी थी, तो अब आपका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, समझे आप? आदिति मुस्कुराते हुए सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर थोड़ी तेज आवाज में बोली। अक्षत जिंदल को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके सामने कोई तेज आवाज में बोले। अक्षत आदिति को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर उससे बोला। इस वक्त अक्षत की आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर एक पल के लिए आदिति भी डर गई, लेकिन जल्द ही वह खुद को संभाल कर अक्षत से दूर होने लगी। अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, तुम पर अब सिर्फ मेरा हक है। अक्षत आदिति को उसके कमर से और कसकर पकड़ते हुए उससे बोला। लगता है वन नाइट स्टैंड में मैंने आपको कुछ ज्यादा ही खुश कर दिया, इस कारण आप और भी नाइट मेरे साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर अक्षत, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूं। उस रात जो कुछ भी हुआ वह मेरे लिए भी एक सजा के समान है, तो इसलिए दूर रहे मुझसे। अदिति ने पहले अक्षत की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए गुस्से से बोली। ना जाने क्यों अक्षत को आदिति का इस तरह से बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अदिति को तुरंत अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर पटक दिया। आदिति, जो कि अभी भी अक्षत को ही देख रही थी, अक्षत की हरकतें देखकर वह अंदर तक काम गई। अक्षत तुरंत आदिति के ऊपर आ गया, जिससे अदिति अब और भी ज्यादा घबराने लगी। देखिए, दूर रहिए मुझसे, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, दूर रहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? आदिति अक्षत को खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, लेकिन अक्षत कहाँ रुकने वाला था। वह तुरंत अदिति का हाथ पकड़कर उसे बेड पर ऊपर की तरफ पुश करने लगा। तुम्हें उस रात का कुछ भी याद नहीं है ना? आज मैं तुम्हें वह सब वापस से करके अच्छे से बताऊंगा। अक्षय एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ अदिति की आंखों में देखते हुए उससे बोला। आदिति कुछ बोलती उससे पहले ही अक्षय बिना देरी किए आदिति के होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। वह उसके होठों पर बहुत ही डीपली किस करने लगा। आदिति बार बार खुद को अक्षत से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत था कि उस पर आज जुनून सवार हो गया था। वह आदिति के होठों को बड़ी बेरहमी के साथ चूम रहा था और लगातार उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। आदिति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अचानक ही अक्षत को कुछ गीलेपन का एहसास हुआ और वह आदिति की तरफ देखा तो हैरान रह गया। आदिति का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, वह डर से कांप रही थी। अक्षत जल्दी से आदिति से दूर हुआ, अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से सामने की दीवार पर एक जोर का मुक्का मारा, फिर वह तुरंत आदिति की तरफ बिना देखे रूम से बाहर निकल गया। आदिति वहीं बेड पर लेटे हुए लगातार रोए जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आई हेट यू मिस्टर अक्षत जिंदल, आई हेट यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अदिति रोते हुए गुस्से में खुद से बोली, और रोते रोते ही ना जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। वही अक्षत रूम से बाहर आकर कबीर के विला में ही बने एक छोटे से बार में जाकर ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक करते हुए भी उसकी आंखों के सामने बार बार अदिति का आंसुओं से भरा चेहरा ही दिखाई दे रहा था। वह भी ड्रिंक करते करते वहीं बार में ही सो गया। कबीर रूम लॉक करके धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर काकून एक नई नवेली दुल्हन की तरह बैठी हुई थी। कबीर धीरे से काकू के पास आकर उसके बेड पर बैठ गया और उसके झुके हुए चेहरे को अपने एक हाथ से ऊपर किया, फिर बहुत ही ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। वो एक तक लगातार काकू के चेहरे को ही देखे जा रहा था। आप ऐसे क्या देख रहे मुझे, कुछ बोलेंगे नहीं आप? काकू धीरे से घबराते हुए कबीर की तरफ बिना देखे ही उससे बोली। देख रहा हूं कितनी मासूमियत है इस चेहरे पर, अगर कोई भी इंसान देखे तो इस मासूम चेहरे पर फिदा होने से खुद को रोक ना पाए। कबीर काकू की तरफ देखते हुए शांत भाव से बोला। काकू कबीर की बातें सुनकर शर्म से खुद में सिमटने लगी। कबीर अभी भी लगातार काकू को ही देख रहा था। देखो कितनी शर्मा रही हो तुम, अब अपनी शर्म हया को छोड़ो और खुशी मनाओ, आखिरकार तुमने मुझ जैसे अमीर लड़के को जो अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। कबीर अपने सख्त आवाज में काकू की तरफ देखकर उससे बोला। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? काकू हैरानी से कबीर की तरफ देखकर उससे बोली। क्यों, ऐसी कौन सी गलत बात बोल रहा हूँ मैं, सही तो बोला मैंने। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसे वाले लड़कों के साथ एक रात बिताकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। कबीर काकू के गालों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे दबाते हुए गुस्से में बोला। काकू तो बस हैरानी से कबीर को ही देखे जा रही थी।